आज शादी हो रही थी उसकी, किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था, मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी, औरतें ठहाके लगा रही थी, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन, जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहाँ ना जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वहीं उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोली रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी, इतने अच्छे लड़के के साथ। वो तो मेरा होना चाहिए था, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ। वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया, फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से आवाज सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई, हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुरा कर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो, ताकि सबको लगे कि हमने अपना फर्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना, एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रजत सिंघानिया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फोटोज शेयर करता रहता है। लेकिन फोटोज से कोई इसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है। बस लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फुट का अच्छी कद काठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर ही खुश हो रहे थे मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। ये रजत सिंघानिया था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है, क्या इसके परिवार में कोई नहीं है, या फिर ये लेकर नहीं आया। रजत जैसे ही सबके पास पहुंचा सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरों पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी खुशी शर्मा को ये तक एहसास नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हॉल में बैठी एकटक जमीन को निहार रही थी। तभी पास मंत्र पढ़ रहे पंडित ने कहा, बिटिया तुम काफी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। पंडित जी के अचानक बोलने से खुशी थोड़ी डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर खुशी की चाची रजत की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने रजत को देखते हुए कहा, बेटा आप अकेले आए हो, आपके परिवार वाले नहीं आए। रजत ने अपना सेहरा को एक और करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी, और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों को नहीं, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए। रजत के खूबसूरत से चेहरे को देखकर सभी लड़कियां खुशी से जलने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं खुशी की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रजत को अंदर लाया गया। रजत ने एक नजर खुशी को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद खुशी को भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए, और अब आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो रजत के चेहरे पर हंसी आई और ना खुशी के चेहरे पर। खुशी 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाता, और वो भी जैसे अपने आप में हो ही ना। खैर शादी हुई और रजत खुशी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रजत के ड्राइवर ने रजत और खुशी दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। रजत ने एक नजर खुशी को देखा जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रजत ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। खुशी को ना रजत से कोई फर्क पड़ रहा था ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के खत्म हो चुके थे। 0.10 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही है, लेकिन अब वो रोती नहीं है। जो होता है उसे सहती हो और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी, और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई है। उसकी जिंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी और ना कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो, इसलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रजत का घर आ चुका था। रजत बाहर निकल गया, लेकिन खुशी अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रजत ने खुशी को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा।
खुशी अभी भी भावशून्य होकर बैठी थी। रजत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसने रजत से कहा, भैया, मैं ले आता हूँ मेम साहब को। रजत ने लड़के को खुशी को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर खुशी के पास गया और कार का दरवाजा खोलकर बोला, मैडम, घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। खुशी ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर खुशी को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नजर रजत पर पड़ी। रजत उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने खुशी को चलने के लिए कहा, तो खुशी चलते हुए रजत के पास आ गई। जैसे ही खुशी रजत के बगल में आकर खड़ी हुई, रजत उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, जॉली, इसे यहाँ के रूल्स और बाकी काम समझा दो, अगर इससे एक भी गलती हुई तो सजा तुझे मिलेगी। लड़का जिसका नाम जॉली था उसने हाँ में सिर हिलाया तो रजत चला गया। वहीं खुशी रजत को हैरानी से जाते हुए देखने लगी। जॉली ने खुशी को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। खुशी ने खाली नजरों से जॉली को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की, उसको इज्जत दी है। जब जॉली ने खुशी को चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब ही हैं यहाँ और अब आप, और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं, डॉट डॉट डॉट, शायद वो बीमार हैं और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा हो। खुशी अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे यहाँ। खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। जॉली ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया और वापस चला गया। खुशी आकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल्स सुना दिए गए हैं। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब और ख्वाहिश रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, न ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से एक कमरे में आ गया जहाँ एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा और वहाँ से चला गया। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह ही खुशी की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात खुशी एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना ना खाने की तो उसे आदत थी, लेकिन उसे नींद कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। खुशी ने रूम के दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाजा बंद तो नहीं किया था, फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। खुशी में सब सोचती सोचती खड़ी ही हुई थी कि रजत उसके कमरे में आया। खुशी रजत को देखकर डर गई। उसने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। खुशी अभी भी कल के जैसे ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नजरों को जमीन में गड़ाकर खड़ी रही। रजत ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुआ था। उसने गरजती आवाज में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रोज नहीं सिखाए गए हैं? जॉली ने कल सब समझाया था ना, तो फिर दिन के वक्त भी तुम सोई कैसे रही? खुशी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी रही तो रजत ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुशी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब वो कांपने लगी थी। रजत खुशी के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। खुशी वहीं जम सी गई। उसकी धड़कनें मानो खत्म ही हो जाएंगी। रजत ने खुशी के चेहरे को जबड़े से पकड़कर ऊपर किया। तब भी खुशी की पलकें झुकी हुई थी तो रजत ने उसके जबड़े को भींच कर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मुझ पर होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। चूंकि खुशी ने एक बार भी रजत को नहीं देखा था, इसलिए उसने अपनी पलकों को हटाकर रजत का दीदार किया। जब उसने रजत को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतना हैंडसम और चार्मिंग लड़का उससे शादी करेगा। या तो वो सपना देख रही थी या फिर ये सब मजाक हो रहा था। खुशी रजत को पलक झपकाए बिना ही देखती रही। वहीं जब रजत ने खुशी की आंखों को देखा तो वो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इतनी मासूमियत भरी आंखें रजत के दिल को लुभा रही थी। साथ ही उन खूबसूरत सी आंखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी रजत से छुपा नहीं। रजत खुशी की आंखों में खो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से खुशी के जबड़े को भींचकर खुद से दूर धकेल दिया। खुशी हैरान सी रजत को देखने लगी तो रजत ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर किया और खुशी को घूरते हुए बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास, अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते की टेबल पर आओ। खुशी ने कोई हरकत नहीं की तो रजत चला गया। रजत के जाने के ठीक बाद जॉली कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना मैंने कि समय पर खाने के लिए आ जाया करें। मैं आया था आपको बुलाने, लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे सर को बताना पड़ा। खुशी कुछ नहीं बोली तो जॉली आगे बोला, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए।
आपके 5 मिनट तो वेस्ट भी हो गए हैं। सर नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। खुशी हड़बड़ी में बाथरूम देखने लगी तो जॉली ने बाथरूम की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ, और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में हैं। प्लीज लेट नहीं होना। खुशी जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे थे, इसलिए कभी उसके कहीं पिन चुभ जाती तो कभी कहीं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर 7 मिनट में उसने अपने कपड़े और जुड़े को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी एक साधारण सी लड़की थी, उसे वेस्टर्न कपड़े ना तो पसंद थे ना ही उसे पहनने आते थे, इसलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जीन्स पहन ली। उसने अपने गीले बालों को ऐसे ही छोड़ ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। रजत के दिए वक्त से 5 मिनट लेट हो चुकी थी वो। अब खुशी के हाथ पैर फिर है कांपने लगे थे, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था, इसलिए उसने अपने साधारण से स्लीपर पहने और बाहर चली आ गई। रजत अब भी खुशी के इंतजार में बैठा था। वो लगातार घड़ी को देखकर जॉली की ओर घूरता। तभी खुशी उसे आती हुई दिखाई दी, साधारण से कपड़ों में और बिना मेकअप के, सिर पर दुपट्टा लिए। वो दिल हसीन लग रही थी। खुशी की पलकें अभी भी झुकी हुई ही थी। रजत एकटक उसे देखता रहा। जब वो डाइनिंग टेबल के ठीक पास आ गई तो रजत उठा और खुशी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। खुशी रजत को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सजा देने वाला है। तभी रजत ने जॉली को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, तुझसे कहा था ना कि अलमारी में रखे कपड़े ही पहनने हैं। जॉली ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जी सर। रजत ने फिर से जॉली के दूसरे गाल पर थप्पड़ रखकर कहा, तुझे 15 मिनट का वक्त दिया था ना, इतना लेट कैसे। जॉली ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। खुशी ने जब रजत और जॉली को देखा तो वो अंदर ही अंदर कांप गई। उसकी गलती की सजा जॉली को क्यों दी जा रही थी। खुशी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी रजत फिर से गरजते हुए बोला, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग्स को बाहर फेंककर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार रजत खुशी को देखकर बोला। खुशी उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से जॉली को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ ही रही थी कि जॉली अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। खुशी ने जॉली को देखा तो उसके दिल में एक चीज सी उठी। वो जॉली को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। जॉली खुशी के लिए पानी लेकर आया था। खुशी ने एक बार पानी को देखकर फिर जॉली को देखा तो जॉली मुस्कुरा कर बोला, वो सर ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपको पानी दे दूं। खुशी रजत की इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक और वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा था तो दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी था। खुशी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी जॉली ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। खुशी ने बार फिर वार्डरोब को खोला और निराशा से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेज एक से बढ़कर एक थी, लेकिन किसी के एक बाजू नहीं था तो किसी के दोनों ही नहीं थे, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। खुशी ने मुंह बनाया तो जॉली उसे देख मुस्कुराकर बोला, अब आप मिसेज रजत सिंघानिया हैं, इसलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मैम। तुम मुझे मैम बुलाना बंद करोगे प्लीज। खुशी तपाक से बोली। जॉली खुशी के मुंह को तकने लगा। खुशी की आवाज बिल्कुल उसकी आंखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम, आप रजत सर की वाइफ हैं तो आप मैम ही हुई ना। जॉली हैरानी भरे स्वर में बोला, नहीं तुम मुझे दी बुलाया करो, तुमने मेरे लिए मार खाए, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। खुशी ने जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब कुछ भूल जाएगी कि उसे कहना क्या है। जॉली के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जोर से हाँ में गर्दन हिलाई, फिर वो खुशी की ड्रेस की ओर इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको इस एलईडी से पता चल जाएगा। जॉली ने रिमोट लिया और एलईडी को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का। खुशी ने बिना बोले वार्डरोब की ओर इशारा किया तो जॉली की नजर 5 नंबर पर गई, जहां से खुशी ने ड्रेस लिया था। जॉली ने एक चैनल चलाया और वहां से चला गया। कुछ देर में खुशी ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था, जो शायद उसने एलईडी से ही सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया था। अब वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे रजत मिल गया। रजत ने खुशी को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गया तो खुशी उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। रजत ने दीवार पर हाथ रख दिया और खुशी के कान के पास आकर धीरे से बोला, अब लग रही हो ना मिसेज खुशी रजत सिंघानिया। खुशी ने रजत से नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर जॉली उसकी वजह से मार खाए, इसलिए उसने इसे पहन लिया था। जब खुशी ने रजत को नहीं देखा तो रजत ने खुशी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या। मैंने कहा ना, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मुझ पर होनी चाहिए, और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी। ये कहकर रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहां से चला गया। खुशी की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि रजत उसकी किस असलियत की बात कर रहा था और उससे इतना गुस्सा क्यों था। खुशी ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी सांस लेकर रजत के पीछे पीछे चल पड़ी। रजत आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गया तो खुशी भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और रजत बिना कुछ कहे उठकर चला गया। खुशी हैरानी से उसे देखती रह गई। खुशी वहीं बैठी रही और सोचती रही कि अब वो क्या करे। क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर रजत के आने का इंतजार करे। खुशी काफी देर तक वहाँ बैठी रही, लेकिन जब रजत नहीं आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जॉली भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब जॉली को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, कहीं रजत ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। खुशी मन ही मन अपने आप में उलझी रह गई। रजत सीधे अपने रूम में आया और गुस्से से एक फ्लावर पॉट को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तभी खुशी की वो मासूम आंखें उसके ख्यालों में आ गई। रजत ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो मेरे सामने हो, या फिर ये सब तुम्हारा दिखावा है, या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है। रजत ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया। खुशी अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी जॉली आया और शॉक होते हुए बोला, दी
आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? जॉली को देखकर खुशी की जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा फिर से तुम्हें पनिश किया जा रहा है। जॉली, अरे नहीं दी, वो सर ऑफिस गए हैं ना, तो उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। खुशी चौंक कर बोली, क्या वो चले गए? लेकिन क्यों? जॉली हैरानी से, क्यों? नहीं जाना चाहिए था क्या? खुशी, नहीं, मेरा मतलब, मुझे ऐसे तैयार करने का क्या मतलब था उनका? इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्हें ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए हैं? जॉली, हमारे सर ऐसे ही हैं। वो अपनी वाइफ को भी सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते होंगे, इसलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फोन होगा ना, आप भी देख लेना। खुशी उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जॉली कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने मुंह फेर लिया। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। रजत खुशी के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उससे नाम मात्र की शादी की है, उसे बस उसे परेशान करने में और लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी, वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था, लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉली के मुताबिक वो इंसान ऑफिस गया हुआ है, तो फिर यहाँ कौन बैठे हैं? खुशी थोड़ी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया, घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पसरा था तो कोई किसी तरह। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे, जिनमें औरत नहीं थी, इसलिए खुशी ज्यादा आगे नहीं गई। जॉली यहाँ नहीं था, तो खुशी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली आई। तभी जॉली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी? मैं आ जाता आपके रूम में। आप बाहर क्यों आई? खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है? और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? जॉली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं। सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, और वहाँ क्या है? जॉली, वहाँ सर के दादाजी रहते हैं। वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, न ही बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। खुशी जॉली की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, अच्छा, मैं मिलकर आती हूँ। जॉली ने खुशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशी तब तक आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, इसलिए जॉली ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। खुशी ऊपर आई, वो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया कि यहाँ बुक्स ही बुक्स रखी थी। ये एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रहा था। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो, बुक्स तो पढ़ने को मिलेंगी यहाँ। लेकिन खुशी बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। खुशी अब दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ खुशी जैसे ही कमरे में पहुंची वो सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। खुशी दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खुशी ने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने को हुई, तभी पीछे से जॉली बोला, रुको दी। खुशी रुक गई तो जॉली आगे बोला, आप वहां नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है, और आपके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऊपर ना आने दिया जाए। जॉली के ये शब्द सुनकर खुशी को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर वो रजत की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। खुशी के कदम बार फिर ठिठके, लेकिन अब खुशी नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास जाकर खड़ी हो गई। घर के सारे नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहाँ आने की इजाजत हर किसी को नहीं थी, इसलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ खुशी को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए वो चुप थी। खुशी ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक रजत वहां आ चुका था। रजत खुशी के ठीक पीछे खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। वहीं खुशी को इसका आभास तक नहीं था। खुशी ने धीरे से कहा, दादाजी। तभी रजत बोल पड़ा, तुम यहाँ किससे इजाजत लेकर आई हो लड़की? रजत की आवाज सुनते ही खुशी के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहां से उठ गई। रजत ने फिर से एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? खुशी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। तभी रजत ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना मैंने, मैं बात करूं जब तुम्हारी नजर मुझ पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं। खुशी ने अभी अपने सिर को ऊपर नहीं किया तो रजत ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे खुशी को दर्द होने लगा था। रजत ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहाँ? इस कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं है, समझी? चली जाओ यहाँ से। रजत ने खुशी को खींचकर बाहर की ओर धकेल दिया। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने धुंधली नजरों से दादाजी को देखा और वहां से चली गई। रजत अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। रजत चला गया तो बेड पर सोए इंसान ने मन ही मन कहा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं राजवीर सिंघानिया, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूँ। डॉट डॉट डॉट। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा नासमझ पोता ये सोचता है मैं अकेले यहाँ पड़ा पड़ा खुश हूँ। कभी इसके साथ ऐसा हो ना, तब पता चले इसे कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फोन या इंसान के, तो कैसा लगता है? नालायक कहीं का। इधर खुशी अपने रूम में आई और जोर जोर से रोने लगी। जॉली भी उसके पास ही खड़ा था और उसके रोने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए वो वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था अब रजत यहाँ आने वाला है।
रजत के हर कदम और फैसले को जॉली जानता था, इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। रजत अब खुशी के कमरे में आया तो वो बेड के सहारे से जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिससे रजत उसे रोते हुए नहीं देख पाया। रजत खुशी के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर बोला, जब जॉली ने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं जाना तो तुम वहाँ क्यों गई? क्या करना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? खुशी जो रजत की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, मानो उसके जिस्म की सारी शक्ति खत्म हो गई हो। वो रजत की इन जली कटी बातों पर फूट फूट कर रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा, मदद करना चाहती है। खुशी चाहती थी कि वो रजत को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो जवाब दे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा, तभी खुशी रजत के हाथ पर आ गिरी। रजत ने खुशी को संभालते हुए गोद में उठा लिया। खुशी की आंखें हल्की सी बंद थी, जिससे रजत समझ गया कि खुशी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे बेड पर सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक रजत ने खुशी को ध्यान से देखना शुरू किया। रजत ने खुशी के मासूम से चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा लेकर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने रजत से कहा, क्या बात है रजत, शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को? डॉक्टर रजत का दोस्त ही था, इसलिए उसने मजाकिया अंदाज में ये सब बोला था। रजत ने एक नजर घूरकर उसे देखा, फिर बोला, तू अपना काम कर, ज्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने खुशी के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने रजत को ताना मारते हुए कहा, बुखार है नहीं? लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने। रजत कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर ने खुशी की नब्ज देखी तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकालकर खुशी को चेक करने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू? इन सब चीजों की जरूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा ना। दवा दे और जल्दी से काम खत्म कर। डॉक्टर ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी खुशी की आंखों को खोलकर देखता तो कभी उसके दिल की धड़कन सुनता। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुझसे जरूरी बात करनी है, बाहर चल। रजत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयां लिखकर जॉली को लाने को भेजा। जॉली चला गया तो उसने रजत की ओर देखकर कहा, देख भाई, तेरी नई नवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज से या बात से तनाव में है, और मुझे लगता है ये तनाव काफी वक्त से है। वो इतनी कमजोर है कि खुद उठ भी नहीं सकती है। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही है। अभी तक मुझे तो यही समझ आया है, बाकी जब वो होश में आएंगी तब पता चलेगा कि बात क्या है। रजत को जैसे कोई धक्का सा लगा था, क्योंकि जो उसे खुशी के बारे में बताया गया था वो उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि खुशी बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसे से मतलब है, इसलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि वो तनाव में है, तो किस वजह से वो तनाव में थी? उसे उसके पैसे तो वो दे चुका था। रजत खुशी को समझने में एक बार फिर हार गया था। जॉली आया तो डॉक्टर ने खुशी को कुछ इंजेक्शन दिए और रजत से उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। रजत ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खुशी को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो ना चाहते हुए भी खुशी की ओर खींचा चला जा रहा था। वो जितना खुशी से दूर जाना चाहता था, वक्त उसे उसके करीब ला रहा था। रजत सोफे पर बैठा खुशी को देख रहा था। उसे खुशी के चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उठकर चला गया। खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रजत ने उसे वहां से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके, इसलिए वो वैसे ही पड़ी रही। इधर रजत खुशी को छोड़कर ऑफिस आ तो गया था, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश ही कर रहा था उसे समझने की। रजत ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक रहा था, इसलिए उसने खींचकर लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए शादी की है तो फिर जो पैसे मैंने दिए हैं वो उसी के नाम पर ट्रांसफर हुए होंगे, मुझे चेक करना होगा। रजत ने किसी को फोन करने के लिए अपने फोन को हाथ में लिया कि उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था तो वो समझ गया कि खुशी को होश आ गया है और जॉली फोन कर रहा है। रजत ने फोन पिक किया तो सामने से जॉली ने घबराते हुए कहा, सर। वो खुशी मैडम। रजत ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना, मैं अभी आता हूँ। जॉली, जी सर, आप जल्दी से आ जाइए। रजत ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा और खुद घर की ओर निकल गया। खुशी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जॉली उसे यूं देखकर घबरा गया था, ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। जॉली इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसने बिना रजत की इजाजत के डॉक्टर को कॉल किया और जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत से भी रूबरू करवाया तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पर गीली पट्टी रखने के लिए कहा। जॉली ने वैसा ही किया, लेकिन खुशी अब भी वैसे ही सांस ले रही थी। उसकी आंखों के किनारों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो किस दर्द में थी ये वही जानती थी, इसलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ गया तो उसने जल्दी से खुशी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ मिनट बाद खुशी शांत हो गई और नॉर्मल इंसान की तरह लेटी रही गई। रजत अभी तक नहीं आया था। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है, इसलिए वो धीरे ड्राइव करके आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि खुशी को होश आया होगा और वो कमजोर होगी, इसलिए जॉली उसे फोन कर रहा था, लेकिन असलियत क्या थी ये सिर्फ जॉली जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़े थे, जैसे कोई मर गया हो। जब रजत ने घर में कदम रखा तो घर के एक ओर सबको खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। वो लंबे कदमों से उस ओर आ गया। सबने जब रजत को देखा तो उनकी नजरों में एक सवाल दिखाई दिया, लेकिन रजत के सामने किसी की बोलने की न तो हिम्मत थी और न ही हैसियत, इसलिए सब लोग एक नजर देखकर वहां से अपने अपने कामों में लग गए।
रजत जब खुशी के कमरे में आया तो वो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, ये अब भी सो रही है। रजत के डॉक्टर दोस्त राघव ने रजत को घूर कर देखते हुए कहा, मुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शादी करके लाया है तू इन्हें। तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है इनके प्रति। तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। रजत, आज अगर जॉली ने सही वक्त पर फोन नहीं किया होता तो शायद हम भाभी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती। रजत ने एक नजर खुशी को देखकर राघव और जॉली पर नजर गड़ा दी तो जॉली ने रजत को सब बता दिया। रजत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अभी कुछ हो सकता है इसे। राघव ने फिर से रजत को घूर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है ये। शी इज इन डिप्रेशन और वजह तुझे जाननी है, और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकता है क्योंकि तेरी पत्नी है ये। रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। राघव, ऐसी लड़की का मतलब? कैसी लड़की है ये? तूने ऐसी ही शादी कर ली क्या इनसे? रजत ने अपने हाथों को पॉकेट में रखा, फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने इससे, और इसने भी मुंह मांगी किया पाई है, तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरा सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन 1 या 2 दिन में नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, ये खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। जीना ही नहीं चाहती है ये, इसलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ है इसके साथ, और सोच क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई है। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वो बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी करके एक वारिस चाहिए था, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तब उन दोनों के बीच में ये बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ थे, इसलिए उसने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत को भी अपना फायदा दिखा और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है ये लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग को किसी के सामने क्यों रखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर से सब हुआ कैसे। रजत काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमजोर था वो। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना। बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी आज सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप में ही उलझ रहा था। उसके लिए पैसा ही पावर था, पैसों के दम पर ही आज तक उसने सब काम किया था, इसलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर तो ली, लेकिन अब वो क्या करे, उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वो खुशी होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी थी, और अब जो रजत को चाहिए वो उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी, रजत अब घर पर ही था। अक्सर वो ऑफिस से रात में लेट ही आया करता था, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों के मजे थे, लेकिन आज जब वो घर था तो सब चिड़े चिड़े घूम रहे थे। वहीं जॉली आज खुश था। रजत ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नजर रखने के लिए कहा, ताकि जब वो उठे तो वो उससे बात कर सके। रात के 8 बजे जॉली रजत के पास आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं, लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या जॉली? लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही हैं, वो ना तो उठ रही हैं ना कोई हरकत कर रही हैं। रजत से अब रहा नहीं गया, वो खुशी के कमरे में आ गया तो यहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी जॉली बता रहा था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक चीज सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास ही बेड पर बैठ गया, जिससे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश करी, तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वो उठना चाहती है, इसलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर मन ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है ये जंगली इंसान, मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहता ये। रजत ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया, फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है? खुशी ये सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, बोले या नहीं बोले। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने हौले से कहा, देखो अगर तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे जबरदस्ती नहीं करनी आती है। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वो पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती की नहीं सोची, इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। बार फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी बल्कि उसे बेचा गया था, और जो इंसान उसके सामने बैठा है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता। उसकी जिंदगी पहले से ही बदतर थी, वो अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सूनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिससे रजत की आंखें उसकी आंखों से मिल गई। वो खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रजत से सवाल करने लगी थी, जिनके जवाब रजत के पास नहीं थे। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, जबरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई हूँ। रजत अपने कमरे में आंखों को बंद किए बैठा था। उसने अपने सिर को सोफे पर पीछे टिकाया हुआ था।
वो काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार उसके दिमाग में खुशी के वो कुछ शब्द गूंज रहे थे जो उसे अंदर तक जला रहे थे। खुशी की आवाज में उसे वही अकेलापन और दर्द दिखाई दिया जो उसने भी कभी झेला था। खुशी के ये शब्द की जबरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। रजत को ये एहसास करा चुके थे कि वो अब थक चुकी है सभी से, और अब उसके साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसे परवाह नहीं होगी। रजत उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिला तो वो खुशी के कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी का कमरा नीचे था जबकि उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था। जब रजत अपने कमरे से बाहर आया तो जॉली उसे खुशी के कमरे में जाता दिखाई दिया। जॉली के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिससे एक बार फिर रजत को खुशी की तबीयत का ख्याल आया तो वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने वाला था कि उसे खुशी और जॉली की बातें सुनाई दी। जॉली खुशी से खाना खाने की जिद करते हुए बोला, प्लीज दी, थोड़ा सा खा लो, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खुशी ने जॉली की ओर नहीं देखा, वो अब भी टकटकी लगाकर छत को देख रही थी। फिर छत को देखती हुई बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उसने मुझे दादाजी के कमरे से बाहर निकाल दिया। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक उसी पर अटकी हुई हैं। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचो। तुम मरती मरती बची हो, अब उठो और खाना खाओ। खुशी ने खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने जॉली की बात का जवाब देते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें उनसे मिलाती है जिनसे मिलने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तुमने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति को तुम एक बार देखो और फिर पता चले कि वो अब नहीं रहा, और फिर तुम अपनी जिंदगी में वो सब झेलो जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता, और फिर एक बार फिर उसी इंसान को देखो तो कैसा लगे तुम्हें। जॉली प्रश्नसूचक नजरों से खुशी को देखने लगा, लेकिन खुशी को छत में ना जाने क्या दिखाई दे रहा था जो वो वहां से नजरें हटा ही नहीं रही थी। जॉली ने खाना रखा और वहां से चला गया। बाहर उसे रजत खड़ा दिखाई दिया, जिससे जॉली घबरा गया और डरते हुए बोला, सॉरी सर। वो मैं रजत ने जॉली के कंधे पर हाथ रखा और पलक झपकाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। अब रजत खुशी के कमरे में आ गया। तब तक खुशी ने आंखों को बंद कर लिया, उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत लगभग 1 मिनट तक उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर वहां से चला आया और गाड़ी लेकर निकल गया। इधर खुशी को पता भी नहीं चला कि रजत उसे देखकर चला गया। खुशी ने खुद को उठाया और बाथरूम में आ गई। उसने हल्का गर्म पानी का शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ी रह गई। ये गर्म पानी उसे सुकून दे रहा था, मानो उसका सारा दर्द थकान उस पानी के साथ साथ उतर बह गया हो। उसने कपड़े चेंज किए और थोड़ा सा खाना खाया। साथ में जॉली जो दवाई उसके लिए लेकर आया था वो भी उसने पानी के एक घूंट के साथ निगल ली। अब खुशी ने अपनी हाथ लाई एक किताब को उठाया और पढ़ने बैठ गई। खुशी ने एक निर्णय ले लिया था जिसके लिए उसे अपने आप को बहुत हिम्मत दी, और अब वो उस निर्णय पर अड़िग रहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसलिए सबसे पहले उसे अपने आप को ठीक करना था, तो उसने खाना खाया और बिना कड़वी दवा की परवाह किए बिना उसे निगल लिया। अब वो किताब लेकर उसे पढ़ने लगी। गोली खाने की वजह से उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। रात के लगभग 9 बजे थे। रजत अभी भी कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में खुशी घर कर रही थी। आज से पहले उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन रजत कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जितना आज वो बेचैन हो रहा था। उसने खुशी से सिर्फ एक बच्चे के लिए शादी की थी और बदले में उसने पैसे भी खूब दिए थे, जो उसे बाद में वसूल हो जाते। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके साथ रहने के बाद भी इतनी परेशान रह सकती है। उसकी जिंदगी में आई हर एक लड़की उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन सब में उसे सिर्फ पैसे और रुतबे की भूख नजर आती थी। इसलिए रजत ने एक ऐसी लड़की को चुना था जो पैसे लेकर उसका बच्चा पैदा करे और फिर उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। दूसरी ओर उसे लगता था कि वो एक लड़की के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता है। आज तक तो हर महीने उसकी जिंदगी में एक नई लड़की होती थी। वो बात अलग है कि वो बाहर की दुनिया में सिंगल ही कहता था खुद को, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हर महीने या हर साल एक नई लड़की होती थी। लड़कियां अपनी मर्जी से उसकी जिंदगी में शामिल होती और अपनी मर्जी से चली जाती थी, क्योंकि ना तो वो उन्हें टाइम दे पाता था और ना ही लड़कियां उसके गुस्से और आवारापन को झेल सकती थी। रजत ने भी एक वक्त पर चाहा था कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, ना पैसा ना ओहदे की भूख हो, वो उसके गुस्से उसके आवारापन को अपनाए और उसके साथ रहे। लेकिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रोज करीने अनुभव हमें मिलते हैं। हजारों लाखों लोगों से हम मिलते हैं, पर उनमें से कोई ही होता है जो हमारी इच्छा के जैसा होता है, और वो एक इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो मिल जाता है तो हम या तो उसकी कदर नहीं करते हैं या फिर हम हालातों से समझौता करके जीना सीख जाते हैं। रजत ने भी हालातों से समझौता करके जीना सीख लिया था, इसलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं है। लेकिन आज उसे खुशी में वो मासूमियत दिखाई दे रही थी जो वो चाहता था। इसलिए अब वो खुशी का वो सच पता करने जा रहा था जो उससे छुपाया गया है। उसने खुशी की आंखों में सच्चाई तो देखी है, लेकिन इस फरेब से भरी दुनिया भी उसने देखी है। चेहरे पर चेहरा लगाए लोग भी उसने देखे हैं। इसलिए वो खुशी के घर जाकर सब सच जानने के लिए जा रहा था। वो घर जहाँ से खुशी विदा होकर आई थी, रजत को उसका यही घर पता था, इसलिए वो वहीं जा रहा था। रजत को वहां पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशी की उम्र की लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की ने जैसे ही रजत को देखा वो चिल्लाती हुई बोली, ओ माय गॉड, रजत सिंघानिया, आप यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? रजत ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने शॉर्ट्स पहने थे तो रजत ने घूरते हुए कहा, विश्वास शर्मा घर पर है या नहीं? लड़की जिसका नाम रीमा था उसने मुंह बनाया और बोली, ओह, मुझसे तो मिल लो पहले। वैसे वो तुम्हारी नाम मात्र की वाइफ नहीं आई, मुझे लगा वो भी आई होगी। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रीमा की बातों से वो समझ गया था कि रीमा से कुछ छिपा नहीं है। वो खुशी और उसकी शादी का राज जानती है। रीमा कुछ कहती उससे पहले ही उसके पापा विश्वास अंदर से बोले, कौन है बेटा? रजत ने रीमा को एक और धकेला और अंदर आ गया। विश्वास ने रजत को देखकर मुस्कान दी और रजत की ओर बढ़ गया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था। विश्वास को ये वहम था कि रजत उसके पैर छुएगा, लेकिन रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो विश्वास के ठीक सामने जाकर बोला, कैसे हो मिस्टर विश्वास शर्मा? विश्वास ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? रजत ने हम कहा और घूम घूम कर घर को देखने लगा। घर बिल्कुल नया लग रहा था, सभी चीजें एक से बढ़कर एक थी। रजत ने सब कुछ देखकर कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? विश्वास अटकते हुए बोला, सर वो 0.1 लाख। रजत, हम तुम्हें नहीं लगता सैलरी के हिसाब से ज्यादा ही सुविधाएं हैं तुम्हारे घर में?
सारे ऐशो आराम। विश्वास ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, सब आपकी मेहरबानी है सर। आपने ही तो। रजत ने विश्वास के गले को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। मैंने उस लड़की को दिया था जो मेरे साथ शादी करने वाली थी। मैंने जबरदस्ती की नहीं कही थी। तुमने उसे जबरदस्ती मेरे गले में डाल दिया है। रीमा ने जब ये देखा तो उसने रजत से अपने पापा को छुड़ाकर कहा, तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी कैसे की? तुम बड़े आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। और वैसे भी जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो अपनी मर्जी से शादी करके गई है तुम्हारे पास। और पैसे की बात करें तो इतने सालों से हमारे घर में रह रही है। हमारे इतने पैसे उड़ाए हैं उसने तो हमें तो देकर जाएगी ही ना। ज्यादा नहीं देकर गई है, 0.10% देकर गई है, बाकी मेरे पापा ने खुद कमाए हैं। और यकीन नहीं होता तो मेरे पास सबूत भी है। रीमा एक फाइल लेकर आई जिसमें लिखा था कि खुशी को जो भी पैसे मिलेंगे उसका 10% वो अपने चाचा को लेकर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से ऐशो आराम से जिएगी। वो जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ वहाँ जाएगी। वो सब करेगी जो वो करना चाहती है। बस एक बच्चा ही तो पैदा करना है, तो वो कर देगी और फिर अपनी आजाद जिंदगी जिएगी। उसके साथ ही खुशी के सिग्नेचर भी थे और साथ ही डेट भी लिखी थी जो उसी दिन की थी जिस दिन विश्वास से रजत की बात हुई थी। रजत ने जब ये सब पढ़ा तो उसने फाइल को कसकर पकड़ लिया। तभी रीमा फिर से बोली, यकीन नहीं हो रहा था, वीडियो प्रूफ दिखाऊं? रजत ने रीमा को घूर कर देखा तो रीमा ने भी उसे घूरा जो रजत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फाइल लेकर वहां से बाहर आ गया। उसने फाइल को पीछे की सीट पर फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा। अगले दिन खुशी उठी और फ्रेश होकर बाहर आई, तब तक जॉली उसके लिए नाश्ता रखकर चला गया था। खुशी ने नाश्ता किया और अपनी दवा ली। उसे पता था कि जॉली उससे नाराज है, इसलिए वो उसे मनाने के लिए किचन में आ गई। जॉली वहां दादाजी के लिए नाश्ता बना रहा था और एक और लड़का उसकी हेल्प कर रहा था। खुशी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने नाश्ते की प्लेट को सिंक में रखकर दोनों की ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को नहीं देखा और ना ही विश किया, जबकि दूसरे लड़के ने मुस्कुराते हुए विश किया। तो खुशी ने मजाक में कहा, हमारे छोटे भाई हमसे नाराज हैं, तो आज हम उसके लिए नाश्ता बनाएंगे। तभी जॉली तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं, तुम बीमार हो, आराम करो। लेकिन खुशी नहीं मानी, उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। जॉली ने उसे बहू ना किया, लेकिन वो नहीं मानी तो जॉली दादाजी को नाश्ता खिलाकर वापस आया और खुशी के हाथ का नाश्ता करके बोला, दी आपको तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाना आता है। दूसरे लड़के ने भी खुशी के हाथ का नाश्ता किया तो उसने भी खुशी की तारीफ की। अब जॉली खुशी से नाराज नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में आ गई और अपनी बुक लेकर पढ़ने लगी। रजत अभी तक घर नहीं आया था। अब जो वो आएगा तो साथ में खुशी के लिए तूफान लाएगा। आज सुबह से खुशी ने ये ठान लिया था कि अब वो घर के सब कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए रजत चाहे उसके साथ कुछ भी करे, वो पीछे नहीं हटेगी और दादाजी की देखभाल भी करेगी। चाहे रजत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दे, वो फिर भी एक ढीठ की तरह वहां जाएगी। खुशी नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर आई और किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जॉली ही काम कर रहा था, बाकी सब नौकर और कामों में लगे थे, तो खुशी भी उसके पास आकर बोली, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। जॉली ने उसे गर्दन हिलाकर मना कर दिया और बोला, आप बीमार हैं, आराम करना चाहिए आपको। दी खुशी ने जबरदस्ती उसके हाथ से सामान लेकर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है, इसलिए जो कहा रही हूँ वो करो। खुशी ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो जॉली ने सिर झुकाकर उसे सामान दे दिया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। खुशी ने नाश्ता बनाते हुए कहा, तुम जाकर दादाजी को देखो। उठ गई क्या वो? तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखकर कहा, लेकिन रजत सर ने तो मना किया है आपको। खुशी ने फिर से सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, जाकर देखो, मैं आती हूँ अभी। जॉली चुपचाप वहां से निकलकर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे रजत का कमरा दिखा जो अभी तक खाली ही था। रजत रात से ही घर नहीं आया था। जॉली जानता था ऐसा तभी होता था जब रजत बहुत ज्यादा गुस्से में होता था, तो वो घर के बजाय बाहर ही सड़कों पर गाड़ी को घुमाया करता है। और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा था। रजत का गुस्सा कितना खतरनाक है ये कभी तक सिर्फ जॉली ने देखा था, इसलिए वो सब समझता था। लेकिन जॉली ये नहीं जानता था कि रजत गुस्सा किसी वजह से है। अगर उसके गुस्से की वजह खुशी है तो ये खुशी के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला था। जॉली सोचते सोचते दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी आंखों को खोले उसे ही देख रहे थे। खुशी ने नाश्ता तैयार किया और प्लेट में लगाकर ले जाने लगी, तभी एक लड़का आया और बोला, मैम आप बीमार हैं, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। अगर रजत सर को पता चला तो वो हमारी सैलरी काट लेंगे। आपकी वजह से दादाजी को कुछ भी हो सकता है। खुशी ने एक भूरी उचका कर कहा, अच्छा, और रूम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा काम है घर की साफ सफाई करना और तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। दादाजी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और आगे से ध्यान रखना कि मुझे किसी भी काम के लिए टोकना मत। नौकर खुशी को बेबाकी से बोलता देख चुप हो गया और सिर झुका कर चला गया। खुशी ने एक नजर उसे देखा और सिर हिलाकर आगे जाते हुए बोली, सबको सिर पर चढ़कर नाचने का शौक है यहाँ, मालिक तो मालिक, नौकर भी। खुशी दादाजी के कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रखकर बोली, जॉली तुम जाओ सर के नाश्ते का इंतजाम करो, दादाजी को नाश्ता मैं करवा दूंगी। जॉली ने धीरे से कहा, लेकिन सर तो रात से घर ही नहीं आए हैं, लगता वो किसी वजह से गुस्से में है इसलिए घर से बाहर हैं। खुशी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और दादाजी को नाश्ता कराने के लिए उसे तैयार करने लगी। जॉली जा चुका था और खुशी ने दादाजी को नाश्ता करवा दिया। फिर वो उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आपको पता है, मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन आपको देखकर मेरी जो जीने की इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो गई है। एक वक्त था जब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तब भी मैंने मरने का रास्ता नहीं चुना, पर अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। दादाजी मुझे आपको ठीक करना है, उसके लिए चाहे मुझे उस जंगली मानुष से लड़ना या उसकी मार ही क्यों ना सहन करनी पड़े, मैं करूंगी, लेकिन आपको ठीक करके रहूंगी। आपको मैं याद नहीं होंगी, लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो। पहली बार में ही पहचान लिया था मैंने आपको, लेकिन उस जंगली मानुष ने मुझे बाहर निकाल दिया, पर अब नहीं। खुशी दादाजी से बिना किसी जवाब की उम्मीद किए बात कर रही थी, तभी दरवाजे से आवाज सुनी, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। ये रजत की आवाज थी, इतना तो खुशी समझ गई थी, लेकिन अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आया, इसलिए वो वहाँ शांति से बैठी रही।
जब खुशी ने कुछ नहीं कहा तो रजत उसकी ओर बढ़ गया। खुशी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रजत को और गुस्सा आया। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है। इस दहलीज को पार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए अपनी औकात के हिसाब से रहो, समझी। खुशी ने खुद को काफी मजबूत किया था, लेकिन वो मजबूती रजत के चंद शब्दों में बह गई और खुशी फिर से पहले की तरह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रजत आगे बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस पर फोकस करो। मेरे दादाजी की देखभाल करने का काम तुम्हारा नहीं है। खुशी ने मन ही मन कहा, ये तुम्हारे ही नहीं, मेरे दादाजी भी हैं जंगली मानुष। लेकिन खुशी की आवाज रजत के सामने नहीं निकली। अब भी खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने उसे पकड़कर खुद के करीब करके कहा, तुम जैसी लड़कियों की कोई औकात ही नहीं होती, जो पैसों के लिए अपना जिस्म अपनी कोख तक को बेच देती है। उनकी क्या औकात लगाई जा सकती है। रजत ने जैसे ही कहा, खुशी की आंसुओं से भरी नजरें रजत पर जाकर टिक गई। उसे समझ नहीं आया कि रजत किस बारे में बात कर रहा है। जब रजत ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हारे ये नकली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ मैं। तुम्हारी सच्चाई का सबूत अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, इसलिए अब मेरे सामने ये मासूम और भोली बनने का नाटक बंद कर दो और जाओ यहाँ से। खुशी ने रजत की बात पर अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसकी भरी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा। उसे लगा कि खुशी कुछ बोलकर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप वहां से चली आई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। एक बार फिर वो खुशी के लिए सोचने पर मजबूर हो रहा था, लेकिन तभी उसे फाइल में खुशी के किए सिग्नेचर याद आए तो उसने खुद से कहा, बहुत चालाक लड़की है ये, किसी को भी अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर बर्बाद कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे काम करवाकर घर से बाहर करना होगा। रजत ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी अपने कमरे में आई और बेड के कोने पर बैठ गई। उसके दिमाग में रजत के कहे शब्द घूम रहे थे। वो जानती थी कि वो खुद को चाहे कितना भी मजबूत कर ले, किसी ना किसी के शब्द उसको रुला ही देते हैं। हर बार वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती और फिर किसी के शब्द उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। अपने घर पर भी वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए रोज फैसला करती थी, लेकिन वो हर बार कमजोर पड़ जाया करती थी। खुशी अब रो नहीं रही थी, बल्कि वो शांत बैठी सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो रजत के सामने अपनी बात रख सके। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की हलचल महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रजत कुछ नौकरों के साथ वहां खड़ा था। नौकरों के हाथ में कुछ फाइलें और लैपटॉप था। रजत उन्हें वहां ठीक से लगाने के लिए कह रहा था। खुशी रजत को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसे फाइल दिखी तो उसके दिमाग में और ही ख्यालात आने लगे। वो समझ चुकी थी कि रजत अब उसके साथ यहीं रहने वाला है। रजत खुशी को एक नजर देखकर जॉली से बात करने लगा, जो अभी कुछ फाइल लेकर आया था। खुशी ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। कुछ ही देर में रजत ने अपना सारा सामान खुशी के कमरे में सेट करवा लिया। सब चले गए तो खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहां से बाहर जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो। खुशी रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो वो बिना बोले ही वहां से निकल गई। रजत को ये उसकी बेइज्जती जैसा लगा तो वो झट से खुशी के पीछे गया, जो अभी दरवाजे के पास ही पहुंच पाई थी। रजत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, जब मैं कुछ पूछूं तो बिना जवाब दिए जाने की गलती मत किया करो, वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा। खुशी ने अपनी नजरों को झुका लिया तो रजत ने फिर से उसकी बाजू पर दबाव देते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मुझ पर होनी चाहिए। खुशी का दिमाग सुन्ना हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। कहाँ जा रही थी वो कैसे बताए कि रजत के आने से वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो बोलेगी भी तो रजत गलत ही समझेगा, इसलिए वो अब भी चुप ही रही। रजत ने खुशी को दीवार के लगा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, मैं आज से इसी कमरे में रहूंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों करीब हों, ताकि जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो जल्दी से पूरा हो। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी ने अब नजरों को रजत पर टिका लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। रजत आगे बोला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेंगे अब। हम दोनों आज से एक साथ कमरे में रहेंगे। और तुम समझ रही हो ना, तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मुझसे छुटकारा पाओ। बच्चा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दूंगा, मालामाल कर दूंगा तुम्हें। खुशी ने पहली बार रजत को सुनने के लिए अपने आप को परमिशन दी थी, लेकिन अब रजत की बातें सुनकर उसे इस कदर गुस्सा आया कि रजत को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पूरा जोर लगाकर रजत के गाल पर एक तमाचा रख दिया। रजत तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम रिलैक्स खड़ा था। खुशी के धक्का देने से वो पीछे हो गया और थप्पड़ भी खा लिया। रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो खुशी की आंखें आंसुओं से भरी लाल और गुस्से में दिखाई दी। खुशी के चेहरे से लग रहा था कि अब वो रजत को बहुत कुछ बोलेगी और अपना गुस्सा उतारेगी, लेकिन खुशी कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने गुस्से से रजत को अंगुली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने लंबी सांस लेकर अंगुली को वापस करते हुए वहां से निकल गई। रजत एक बार फिर अचंभित था खुशी के इस व्यवहार से। उसने तो वही दोहराया था जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तो फिर खुशी ऐसे क्यों करके गई है। रजत ने अपना सिर हिलाया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के थप्पड़ मारने पर गुस्सा नहीं आया, वरना वो किसी लड़की की तेज आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसे गुस्सा आने के बजाय खुद के शब्दों को सोचना पड़ रहा था कि वो क्या बोल कर आया है। खुशी छत पर आ गई और वहां जोर जोर से रोने लगी, और तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं रो सकती, तो वो दीवार के सहारे लगकर बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। आज खुशी के साथ बादल भी थे जो बरसने को आतुर थे। फर्क इतना था कि खुशी के आंसू बरस चुके थे और बादलों के बरसने वाले थे। खुशी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मुझे भी अपने साथ ले चलते ना, इस मतलब से भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं है। खुशी तेज आवाज में चिल्लाई और बोली, अब नहीं जिया जाता मुझसे, तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से, इसलिए मैं आज मैं आपके पास आ रही हूँ पापा, मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी हार गई है इस दुनिया से, लोगों से, अब और नहीं चल पाऊंगी मैं पापा। डॉट डॉट डॉट। खुशी का गला भर आया और वो छत से कूदने के लिए खड़ी हो गई। तेज हवा चलने लगी थी और अचानक से जोरदार बारिश होने लगी।
खुशी ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके वो मुस्कुरा दी, मानो आज मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से हाथों को फैलाकर आंखों को बंद करके बोली, अलविदा डियर जिंदगी। और खुशी ने छलांग लगा दी। खुशी ने बारिश के सुहाने मौसम में मरने का रास्ता चुना, लेकिन अफसोस, वो जब छत से गिरी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे खुशी लटक गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था जिससे उसे जमीन दिखाई दी। एक पल के लिए तो वो सहम गई थी कि वो गिरती तो उसका क्या होता, लेकिन फिर अपनी जिंदगी की हकीकत को याद कर उसे गुस्सा आया और उसने अपने सिर को उठाकर उसका हाथ थामने वाले चेहरे को देखा। रजत ने खुशी का हाथ थामा था। झमाझम बिजली और मूसलाधार बारिश में बूंदे रजत के घूरते चेहरे से होती हुई खुशी के मासूमियत उदासीन चेहरे पर गिर रही थी। खुशी ने रजत को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि रजत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो हैंडसम सा चेहरा, उस पर वो गुरूर से भरी आंखें और बारिश की बूंदें, ये सब मिलकर रजत को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसमें एक पल के लिए तो खुशी के दिल में भी आग सी लग गई थी। लेकिन फिर खुशी ने अपने दूसरे हाथ से रजत के हाथ को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रजत ने अपने दूसरे हाथ से खुशी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया, जिससे खुशी का जो उससे छूटने का इरादा था वो वहीं रह गया। अब खुशी रजत को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन अपने पहले वाले अंदाज में ही खुशी को निहार रहा था। रजत ने खुशी को ऊपर की ओर खींचा तो खुशी छत की मेड़ तक आई, तभी रजत ने उसे छोड़ दिया। खुशी रजत के ऊपर जा गिरी, जिससे रजत ने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ को लपेट लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर के नीचे लगाकर बोला, जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि जब मन करे छलांग लगा दी जाए। खुशी अपने आप को रजत के इतने करीब पाकर होश खो बैठी थी। उसका दिल इंजन की भांति चल रहा था, जिसे रजत आसानी से सुन सकता था। रजत खुशी को डांट रहा था, लेकिन खुशी तो अब भी रजत के करीब होने से अजीब सी शून्यता में चली गई थी। उसे रजत की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। जब रजत ने जी भरकर उसे डांट लिया और खुशी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो रजत ने उसकी कमर को खींचकर खुद के ओर करीब कर लिया, जिससे खुशी अब होश में आई और रजत से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजत ने उसे नहीं छोड़ा और अपना सवाल फिर से दोहराया, तुम यहाँ से कूदी क्यों? खुशी ने रजत की आंखों में देखा, जिनमें अब ना गुस्सा था ना गुरूर। इस बार रजत की आंखों में खुशी को अपने लिए परवाह दिखाई दी, इसलिए खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार कर ही रही थी कि रजत फिर बोला, ये आंसू तुम्हारे आसपास ही जमे रहते हैं ना, ये तैयार रहते हैं कि जब मैं तुमसे कोई सवाल करूं तभी ये छलक जाएं। रजत की बात पर खुशी आंसुओं से भरी आंखों और बारिश के सुहाने मौसम में हल्की सी हंसी। जैसे ही वो हंसी, उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरा थोड़ा झुक गया, जिससे आंसू बिना किसी रुकावट के बाहर आ गए। इस बार रजत खुशी को देखता रह गया। उसने पहली बार खुशी के चेहरे पर मुस्कान देखी थी, वो भी रोते हुए। रजत भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन खुशी की नजरों से बचकर रजत को आज पहली बार सुकून मिला, जिसकी तलाश वो कर करके थक चुका था। आज खुशी के करीब होने से उसकी अंतरात्मा खुश थी। ऐसी खुशी आज से पहले उसे कभी नहीं हुई थी। खुशी ने आंखें खोली तो रजत अब भी वैसे ही उसे देख रहा था। तो खुशी ने रजत को अपने दोनों हाथों से रजत के सीने पर हाथ रखकर कहा, प्लीज लीव मी। रजत ने एक झटके में खुशी को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। खुशी ने भी अपनी आंखों को मसला और वहां से जाने लगी तो रजत ने कहा, आज तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मरने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। खुशी ने कुछ नहीं कहा, उसने रजत की भी आधी अधूरी बात सुनी और वहां से चली गई। रजत अब खुशी पर गुस्सा नहीं था, न ही उसके जवाब न देने पर वो जबरदस्ती करने वाला था। उसे खुद नहीं पता था कि वो खुशी के इतने करीब क्यों आया। रजत ने आंखें बंद की और कुछ देर पहले की बातें सोचने लगा। जब खुशी ने रजत को थप्पड़ मारा और वो बाहर चली गई तो रजत कुछ देर तक बैठा खुशी को सोचता रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, साफ साफ बात क्यों नहीं करती है। रजत उठा और खुशी से फेस टू फेस बात करने के लिए बाहर आया, लेकिन खुशी बाहर कहीं नहीं थी तो उसने नौकरों से पता किया। डॉट 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 तभी जॉली ने उसे बताया कि खुशी को उसने छत की ओर जाते देखा है और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, तो शायद बारिश का मजा ले रही हैं। रजत भी छत पर आ गया। उस वक्त खुशी अपने हाथों को फैलाकर आसमान से बातें कर रही थी। रजत उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसे ये मान नहीं था कि खुशी चलते चलते किनारे तक जाकर छलांग लगा देगी। जब खुशी ने कहा कि कब वो और नहीं जी सकती और अपने पापा से माफी मांग रही थी, तब रजत समझ गया कि अब ये बेवकूफी करने वाली है। तभी रजत ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर खुशी के पास चला गया। खुशी खुद में इतनी उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रजत उसके आसपास ही है। रजत ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर बोला, आप दोनों भी तो मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैंने तो कभी मरने का नहीं सोचा, तो फिर वो कैसे सोच सकती है? क्या उसके ऐसा सोचने का कारण मैं हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन एक मासूम लड़की मेरी वजह से जान दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही उसे मैं उसके घर छोड़ आऊंगा। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कोई लड़की परेशान हो, ये मुझे गवारा नहीं है। रजत ने लंबी सांस ली और अंदर आ गया। खुशी कमरे में आई और सीधे बाथरूम में चली गई। ठीक उसके पीछे रजत भी आ गया, लेकिन बाथरूम को बंद देखकर वो खींचकर बोला, अब मुझे इसके निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रजत दूसरे रूम में गया और नहाने चला गया। रात हो चली थी एक बार फिर खुशी रजत को दिखाई नहीं दी। वो जब से दूसरे रूम से नहाकर आया था तब से ही लैपटॉप लेकर काम करने लगा गया था, क्योंकि आजकल खुशी के चक्कर में उसे कम वक्त मिल पाता था, इसलिए उसने कुछ देर के लिए काम करने का सोचा था और काम में ऐसा उलझा कि उसे याद ही नहीं रहा कि खुशी से उसे बात भी करनी है। जब वो रिलैक्स होने के लिए सोफे पर पीछे कमर लगाने वाला था तभी उसे खुशी याद आई और वो फिर से सीधा बैठ गया। रजत ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन यहाँ खुशी नहीं थी। अब रजत ने सिर हिलाया और खुद से कहा, अब कहाँ चली गई ये लड़की? इतना ध्यान तो मैंने खुद का भी नहीं रखा होगा जितना इस लड़की का रखना पड़ रहा है। वो बाहर आया तो देखा खुशी सब नौकरों को लाइन में खड़ा करके उन्हें कुछ समझा रही थी और कभी उन्हें डांट लगाती तो कभी गुस्सा करती। रजत ने एक भूई उचकाकर मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, थोड़ी देर पहले तो मरने को आतुर थी और अब मेरे नौकरों पर रौब झाड़ रही है। अभी रुक, मैं भी आता हूँ। रजत भी उनकी ओर बढ़ गया तो उसके कानों में खुशी की मीठी सी आवाज पड़ी। खुशी एक नौकर पर गुस्सा करते हुए बोली, और भैया जी आप
आप दादाजी का रूम साफ करते हैं ना? कहाँ से किया है आपने सफाई का कोर्स? हर कोने में तो जाले लगे हैं, वहाँ रखी चीजों पर धूल भी जमी है। आप सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। एक ही तो काम दिया है आपको, वो भी आप अच्छी तरह से नहीं करते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। नौकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि रजत पर नजर पड़ते ही वो चुप रह गया और अपनी नजरों को नीचे कर लिया। जब खुशी ने नौकर को ऐसे देखा तो वो धीमी और हल्की सी आवाज में बोली, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस दादाजी की सेहत के लिए ऐसा कह रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, रजत ने पीछे से कहा। तो खुशी चौंक गई, उसने भी अपने सिर को झुका लिया, लेकिन वो रजत की ओर मुड़ी नहीं तो रजत ही उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सब लोग कामचोर हो गए हो, लगता है नए लोगों को काम पर रखना होगा। खुशी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप इनको काम से मत निकालिएगा प्लीज। खुशी की नजरें रजत पर थी। जब रजत ने खुशी को देखा तो उसकी मासूमियत भरी आंखें एक बार फिर रजत को भा गई। खुशी एक बच्चे की भांति रजत से कहा रही थी कि नौकरों को ना निकाले। रजत ने भी हामी भर दी तो सब नौकर चले गए। खुशी भी वहां से जाने लगी, तभी रजत बोल पड़ा, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम्हारे सुसाइड करने की वजह मैं हूँ? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहकर रजत जल्दी से वहां से निकल गया। खुशी रजत को देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत ऐसा क्यों बोल कर गया है। कहीं वो उससे थक तो नहीं गया है, या फिर वो नौकरों के साथ ऐसे बातें कर रही थी तब उसे बुरा लगा है। खुशी ने ही मन कहा, मेरी जिंदगी में क्या कम मुसीबतें थी जो अब ये चलती फिरती पहेलियों का अड्डा आ गया है। इसका समझ ही नहीं आता। कभी कहता है दादाजी से दूर रहूं, कभी कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं, कभी कहता है बच्चा चाहिए, कभी कहता है क्यों मर रही हो, कभी कहता है घर चली जाओ, कभी कहता है तलाक दे दो। आखिर ये चाहता क्या है? जब तलाक देना था तो शादी क्यों करके लाया? रहने देता ना वहीं। खुशी ने मुंह बनाया और कमरे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि फिर वो खुद से बोली, अब कमरे में भी वो पहेलियों का अड्डा मिलेगा। पहली वाली तो सुलझी नहीं है और कुछ बोल दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। खुशी ने अपना रास्ता चेंज किया और किचन की ओर बढ़ गई। इधर रजत खुशी से कह तो आया था कि वो चाहे तो घर चली जाए, लेकिन आज उसे खुशी के जाने के नाम से ही मन खिन्न हो रहा था। वो खुशी को जानना चाह रहा था, क्यों जानना चाह रहा था ये वो भी नहीं समझ पा रहा था। रजत ने अपना सिर झटका और खुद से ही बोला, मैं इस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, लगता है ये भी इसकी चाल है, मरने का झूठा नाटक करके मुझसे ज्यादा पैसे लेना चाहती है। आखिर आजकल की औरतें तो होती ही ऐसी हैं, पैसा मिल जाए तो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। रजत ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। तभी जॉली खाना लेकर आ गया तो रजत ने उसे घूर कर देखा। जॉली ने डरते हुए कहा, सर, वो खुशी मैम ने भिजवाया है। रजत कुछ देर पहले खुशी को ही सोच रहा था, एक बार फिर खुशी का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो खड़ा होकर बोला, इस लड़की को बाहर निकालो यार, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये। रजत आगे बढ़ गया तो जॉली भी घबराकर उसके पीछे चल। रजत हमेशा से अकेला ही रहा है। माता पिता ने बचपन में ही उसे अलविदा कह दिया था। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे, लेकिन वे भी बीमार हो गए और रजत फिर अकेला हो गया। अब जब रजत की जिंदगी में खुशी आ गई है तो खुशी के हर वक्त उसके आसपास रहने से रजत को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहता था और दूर भी करना चाहता था। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। रजत के साथ भी यही हो रहा था। उसने खुशी से शादी इसलिए की थी ताकि वो एक बच्चा पा सके। उसे नहीं पता था कि किसी के आ जाने से उसके साथ रहना भी होगा। डॉट डॉट। हाँ, अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद रजत को ज्यादा परवाह नहीं होती। रजत ऐसी ही लड़की चाहता था जो अपने काम से काम रखे और एक बच्चा देकर चली जाए, लेकिन खुशी उन लड़कियों में से नहीं है। वो इन सब बातों से बहुत दूर है। खुशी एक कमजोर सी, डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर रजत उसके साथ जबरदस्ती भी करता है तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। खुशी ने जॉली के हाथों के रजत के लिए खाना भिजवा दिया। खुशी को रजत ने बचा लिया था, इसलिए खुशी चाहती थी कि अब वो अपने आप को बिजी रखें और ऐसे ख्याल दिमाग में ना लाए। उसने रजत के साथ साथ घर का ख्याल रखने की ठान ली थी, इसलिए अब वो एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर ही रूम में जाना चाहती थी। उसने रजत के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को वो पहले ही जॉली के हाथों खिल चुकी थी। अब वो खुद भी खाना चाहती थी, इसलिए वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत पर उसकी नजर पड़ी। खुशी ने देखा एक दो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे वे भी जा चुके थे। रजत खुशी की ओर बढ़ रहा था तो खुशी ने एक नजर रजत पर डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने आपके लिए खाना भिजवा दिया था, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। खुशी पहली बार बिना झिझके बोली थी, लेकिन इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रजत ने खुशी की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए रोज को तोड़ने की? मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है, ऐसे किसी गवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे दो चार बातें ठीक से क्या कर ली, तुम तो सिर चढ़कर नाचने को तैयार हो गई। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अभी के अभी तुम्हें जाना होगा। चलो। खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजत उसे खींचकर बाहर ले जा चुका था। खुशी रजत के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती, तब तक तो रजत उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आया था। रजत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रजत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। खुशी गाड़ी में बैठ गई तो रजत ने जोर से दरवाजा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को खुशी के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली। जब उसने महसूस किया कि वो उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने रजत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रजत ने खुशी की ओर देखा। खुशी ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकिए। रजत ने घूरकर खुशी को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। खुशी ने भी रजत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। रजत ने एक किनारे पर गाड़ी रोक दी तो खुशी ने दरवाजा खोलना चाहा, तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई रजत की ओर आ गई। रजत की नजर तब से खुशी पर ही थी। खुशी रजत के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने
जा रहे थे ना, तो समझ लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकते हैं। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। रजत ने पहले तो खुशी को हैरान नजरों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत से घर होते हैं, कहीं कोई अच्छा सा लड़का मिला नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है। खुशी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रजत सिंघानिया, ये आपका घर नहीं है और ना ही मैं अब आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने खुद मुझे छोड़ दिया है। इसलिए अब ये लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपको आपका वारिस दे देंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे कुछ अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। खैर, खुशी ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर रजत को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे कोई भी नहीं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे खुदकुशी करने से रोक लिया। रजत के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहां से मुड़कर वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर खुशी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे जो उसे बेचैन कर रहे थे, इसलिए उसने गाड़ी रोकी और आंखों को बंद करके बैठा रहा। इधर रजत के जाते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अपने आप को संभालने लगी। सिर्फ वही जानती थी कि रजत के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दिया था। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। खुशी जब रजत से ये सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लखा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से कुछ कहा और अब रजत के जाने के बाद अपने अंदर का वो डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। खुशी ने रजत को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी। उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वहां भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि उसने हिम्मत की और रजत के सामने अपनी बात रखी। रात के 10 बजे थे, लोग अपने कामों से घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। खुशी सड़क पर चलने लगी थी। जयपुर जैसे शहर में 10 बजे चलना आम बात थी, इसलिए खुशी को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके पास एक जगह भी ऐसी नहीं थी कि वो वहां जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वो और कहाँ जा रही है, यही सोच सोच कर उसका मन घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो हाथ बांधे चले जा रही थी। इधर रजत अपने आप से एक जंग लग रहा था, कभी उसे खुशी सही लगती तो कभी उसे वो गलत लगती। इसी कसमकश में वो घर नहीं जा पा रहा था। रजत का दिल कहता कि खुशी ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, जबकि दिमाग कहता ये लड़कियां भोली भाली बनकर ही ऐसे लड़कों को फंसाती है। अब रजत के दिल दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल, वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती हैं। दिमाग, अगर ऐसा होता तो वो उससे शादी ही क्यों करती। और वो कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या। दिल, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई जबरदस्ती भी तो कर सकता है। क्या पता किसी ने जबरदस्ती साइन करवाए हो। दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है, उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो एम्प्लॉय है तेरा, तू अच्छी तरह से जानता है उसे, ऐसा नहीं कर सकता वो। दिल और खुशी, उसको भी तो जान गया है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है, और उसकी बातों से समझ आता है कि वो कितनी सताई हुई है। दिमाग, ये लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर ही तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। दिल, नहीं, खुशी उनमें से नहीं है। दिमाग, नहीं, वो ऐसी ही है। रजत एक अजीब सी उलझन में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, इसलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चला गया जहां खुशी को छोड़ कर आया था। जब रजत उस जगह पहुंचा तो खुशी को वहां ना पाकर दर्द सी हंसी हंसकर बोला, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। रजत कुछ देर वहीं रुका और गाड़ी को वापस मोड़कर घर चला आया। जब वो कमरे में आया तो जॉली का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर से खुशी की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने जॉली को आवाज लगाई, लेकिन जॉली नहीं आया तो रजत ने खाने की थाली को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रजत ने खुद से कहा, अब जब वो चली गई है तो मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। रजत जैसे ही लैपटॉप खोलकर बैठा, उसका अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। रजत ने अपने आप को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, अब क्या है, तुम्हारे शब्दों पर हंसी आ रही है। चली गई है, वो चली नहीं गई, तू छोड़ कर आया है उसे। रजत के अक्स ने हंसते हुए कहा, रजत, मैं तो उसे उसके घर लेकर जा रहा था, अब वो बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ से उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। रजत के अक्स ने अपने हाथ बांध कर कहा, रजत, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। डॉट डॉट डॉट, क्या जितने दिनों वो तेरे साथ रही कुछ मांगा उसने, किसी भी चीज की मांग की, कहीं गई। अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, ये तो उसे भी पता होना चाहिए था। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थी। क्या उसने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात की। आज जब वो पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी तो तूने उसे घर भेजने की सोची। जब वो नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की, किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर वारिस ले लेता। रजत के अक्स ने कहा, रजत, लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी भी होनी चाहिए, और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। डॉट डॉट डॉट, सिर्फ खुशी रह सकती है क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो चली गई है। आज रात ना जाने कहाँ गुजारेगी बेचारी, पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने मरने की कोशिश की थी, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर रजत का अक्स गायब हो गया और रजत के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर खुशी चले जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। रजत और खुशी का रिश्ता अभी ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। खुशी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अकेलेपन का रास्ता चुना। रजत ने भी उसे फोर्स नहीं किया, वो उसे छोड़कर जा चुका था। खुशी रास्ते पर चलते हुए ये सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी।
आज की रात कैसे गुजारेगी? ये दुनिया बड़ी तो बहुत है लेकिन इंसानियत अब नहीं है। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वो चले जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साथ एक परछाई और चल रही है। खुशी का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा था। वो चलते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बोली, नहीं, मुझे डरना नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। ऐसे डर कर रही तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। यही सोचकर खुशी अचानक से रुक कर पीछे मुड़ी तो देखा सामने खड़ा शख्स उसे देख मुस्कुरा रहा था। खुशी ने जैसे ही उसे देखा वो मुंह लटकाकर और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ तो डरना चाहिए तुम्हें। कहाँ चलना है अब? खुशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहाँ तुम चाहो। इधर जब रजत को चैन नहीं मिला तो वो फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया और ठीक उसी जगह आकर रुका जहाँ उसने खुशी को छोड़ा था। लेकिन खुशी यहाँ से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसलिए रजत को उसका कोई निशान नहीं मिला। रजत ने कुछ आगे तक देखा लेकिन खुशी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लगभग 2 घंटे सड़कों पर कार दौड़ाने के बाद भी जब रजत को खुशी नहीं मिली तो उसने कार को खुशी के चाचा के घर की ओर मोड़ लिया। रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक बार फिर रजत ने खुशी के चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो रजत ने फिर से जोर जोर से बेल बजाई और आखिर में उसने बेल को तोड़ दिया, जिससे घर के अंदर सभी लोग बेल की आवाज से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। रजत अभी भी बाहर ही खड़ा था कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, सर आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। रजत ने हामी भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाजा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन है साहब? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? रजत ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गया। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वो भी सबके साथ अंदर आ गई। खुशी के चाचा चाची रजत को देखकर सकपका गए और घबराकर बोले, आप इतनी रात को यहाँ? रजत सीधे खुशी के चाचा विश्वास के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, खुशी कहाँ है? विश्वास ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, कहाँ है? आपके साथ होगी ना? रजत कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम? और मेरे पापा से ऐसा बिहेवियर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़का बोलता हुआ रजत के पास आया तो विश्वास ने उसे दूर करते हुए कहा, मनन तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का मनन रजत के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, ओ कौन तुम? और मेरे घर आकर मेरे ही घर वालों से ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूँ मैं? रजत ने मनन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देखकर कहा, तो ये तेरा बेटा 4/13 31% रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा है। हम अच्छी बात है। अब तो तू क्या, तेरी डेड बॉडी भी बताएगी कि खुशी कहाँ है? रजत ने अपने साथ आए लड़कों की ओर इशारा किया तो एक लड़के ने आगे बढ़कर मनन को मारना चाहा। तभी मनन ने लड़के का हाथ पकड़कर रजत को देखते हुए कहा, तुम खुशी को कैसे जानते हो और मेरे पापा से क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो तो अपने मामा के यहाँ गई है ना? रजत मनन की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू तो अभी बच्चा है रे, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई हैं। हाउ सैड। रजत ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया और मनन की ओर देखकर सीरियस होकर बोला, खुशी मेरी पत्नी है। मनन हैरानी से रजत को देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन खुशी की शादी कब हुई तुम्हारे साथ? और वो है कहाँ? मना रही होगी कहीं रंगरेलियां अपने यार के साथ। विश्वास की पत्नी और मनन की मां नीलम हाथ बांधे खड़ी थी। वो बिना किसी भाव के बोली थी, माँ आप जानती हैं खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मनन अपनी माँ से नाराज होते हुए बोला। नीलम मनन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली, बेटा तू नहीं जानता उसे, वो ऐसी ही है। अब देख उसने पैसों के लिए इनसे शादी कर ली, अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? मनन ने गुस्से से नीलम का हाथ झटक दिया और बोला, अगर भगवान भी आकर कहे कि खुशी ऐसी है तो भी मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कर दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी, अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। रीमा मनन की ओर बढ़कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली, ये ले, तू खुद ही देख, तेरी बहन का किया कॉन्ट्रैक्ट। रजत के दिमाग में कुछ कौंध गया, क्योंकि वो फाइल तो रजत ले जा चुका था, तो ये कौन सी फाइल थी? लेकिन फिर भी रजत चुप रहा। तभी रीमा बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी, ओरिजिनल इनके पास है। रीमा ने रजत की ओर इशारा किया। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर मुस्कुराने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। मनन ने गुस्से में उस फाइल को फाड़ दिया और उसे जोर से जमीन पर पटकते हुए बोला, ये सिग्नेचर खुशी के नहीं है, ये उससे जबरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वो करूंगा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की खुशी की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ कहाँ है वो? रजत ने जब मनन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। खुशी की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसका मासूम चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी नीलम बोली, मनन तू उस लड़की के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है, भूल मत वो सौतेली बहन है तेरी। जानता हूँ माँ, लेकिन वो कभी मुझे सौतेली लगी ही नहीं, बल्कि सौतेले जैसे व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। मनन ने उदास होकर कहा, वो अच्छी लड़की नहीं है मनन, यकीन कर मुझ पर। नीलम अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली, बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप सब लोग? आपको जितना बुरा खुशी दीदी के साथ करना था आपने कर लिया है, अब तो वो पराई हो चुकी है, अब तो उसके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाजा खोला था उसने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। नीलम गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली, तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बनकर रह, हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। क्यों मेम साहब, क्यों ना अड़ाओ, आप मुझे काम से निकाल देंगी? अरे आप क्या निकालेंगी, अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ खुशी दीदी रहती थी, अब भी मैं खुशी दीदी का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगी तो उनका दुख बांट लूंगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्जी से हुई नहीं थी ना। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर बेच दिया उन्हें। और ये, रोशनी ने रजत की ओर इशारा करके कहा, ये उनके खरीदार साहब, जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आए हैं?
दुकान से खरीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं आप कि यहाँ आया होगा। खुशी दीदी के लिए ये घर एक दुकान की तरह ही है। वो मर जाएगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगी। रोशनी की घृणित नजर रजत को बर्दाश्त नहीं हुई लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। नीलम ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा लेकिन मनन ने बीच में आकर उनका हाथ झटक दिया और उस पर बिफरते हुए बोला, माँ, आप लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। रोशनी जोर जोर से हंसने लगी। वो पागलों की तरह हंसती हुई बोली, हदें हदें तो इन्होंने बहुत पहले पार कर दी थी। अब तो बस अपने पाप के घड़े को भरने के लिए कर्म कर रहे हैं ये लोग। रोशनी ने नीलम की ओर देखकर कहा, मेम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, खुशी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगे? खुशी दीदी के तो माँ नहीं है लेकिन तुम तो एक माँ है ना। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती तुम, रोशनी ने कहकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। रजत ने ये सब देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर छलनी कर रहे थे। वो किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहता था जो उसने कर दिया था। खुशी एक बहुत ही अकेली, कमजोर, बेसहारा लड़की थी जिसकी जबरदस्ती शादी की गई थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया था और रजत भी उनमें शामिल गया था। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मनन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना खुशी कहाँ गई होगी? कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो वो वहाँ चली जाएगी। रोशनी ने सिर को नामे हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वो एक जिंदा लाश थी। जैसे लाश बातें नहीं करती वैसे वो भी आखिरी में बातें नहीं करती थी। मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं, हैवान है हैवान। रजत रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि किसी को नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रजत वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो मिल भी गई तो भी वो कभी आपके पास नहीं आएगी क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ है वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो सहा है। रजत के कदम रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे ले लिए। तो रजत वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बता दीजिएगा क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूंगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी खाली और हैरान सी रजत को देखने लगी थी। उसने जो रजत के बारे सुना था और जो उसने देखा था ये रजत उस रजत से बिल्कुल अलग था। जो इमेज लोगों की नजरों में रजत की बनी थी वो रजत आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी रजत के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। रजत को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि खुशी उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसे और नाम के पीछे भागती है। वो तो एक सीधी सी और हर वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज खुशी के अतीत के पन्ने रजत के सामने खोलने वाली थी। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर रजत के दिल में एक चीज सी उठी थी जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो रजत और मनन को हुआ। हाँ, मनन ने भी आज खुशी के इस दर्द को सुना था जो खुशी की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। रोशनी ने कहा, खुशी का रेप हुआ था तो नीलम का चूल्हा सफेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, ए लड़की चुप कर। रोशनी ने नीलम को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप रह ली मैं। अब और नहीं, आज मैं सबकी हकीकत सामने लाकर रहूंगी। खुशी का भी हंसता खेलता एक परिवार था जिसमें उसके माँ पापा और वो थी। उसके पिता जय और माँ प्रिया की एकलौती संतान थी वो। जय और प्रिया दोनों ही उसे अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे। जय की तो जान थी वो और खुशी चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है। बचपन में ही खुशी के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और खुशी अकेली रह गई। कहने के लिए तो उसके परिवार में चाचा चाची थे लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। डॉट 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 चाचा चाची ने खुशी के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाहिए लेकिन खुशी के 18 साल होने से पहले वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने खुशी को अपने पास ही रख लिया और नीलम कुछ दिनों तक तो उसके साथ ठीक तरह से रही लेकिन फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खुशी रीमा और मनन के साथ स्कूल जाती थी। रीमा हमेशा से उससे चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाती लेकिन मनन हमेशा खुशी का साथ देता था। लेकिन रीमा के बड़ी होने से वो भी कभी कभी चुप रह जाता था। खुशी अब वो खुशी नहीं रही थी। वो शांत और डरपोक रहने लगी थी और फिर वो दौर शुरू हुआ जब खुशी ने मौत की दुआएं मांगी। ये बर्तन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? नीलम खुशी पर बरसते हुए बोली, जी चाची, मैं धो देती हूँ। डॉट डॉट खुशी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके कंधे पर बैग टंगा था। खुशी 12th क्लास में हो गई थी। वो सुबह घर के अधिकतर काम करके स्कूल जाती थी। वहीं रीमा और मनन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते। इसके उलट खुशी घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। डॉट डॉट आज खुशी थोड़ी लेट उठी तो कुछ काम रह गए थे और वो तैयार होकर जाने लगी थी कि नीलम ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया। इधर मनन खुशी का इंतजार करते करते थक गया और वो चला गया। अब खुशी ने जब तक सब बर्तन साफ किए तब तक 8 बज चुके थे और वो लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लगने वाले थे। इसलिए वो स्कूल के लिए रवाना हुई और 8.15 तक पहुंच गई जहां उसे पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर भी खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि नीलम उससे बोली, जा जाकर चाय बना और बर्तन रखे हैं उनको साफ कर देना। खुशी ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही किचन में चली गई। कुछ देर में वो नीलम के लिए चाय बनाकर लाई तो नीलम ने खुशी को घूरते हुए चाय का कप लिया और उसका एक सिप लेकर बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। नीलम ने चाय को खुशी के हाथ फेंक दिया जिससे खुशी जोर से चिल्लाई। तभी मनन और रीमा दौड़ते हुए आए। मनन ने खुशी का हाथ देखा तो वो लाल हो चुका था जिससे मनन ने नीलम की ओर देखकर कहा, मामा, ये क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हैं? वो सारे काम करती तो है, आप उसे परेशान करती रहती हैं। नीलम ने कप को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए होती है और ये हमेशा ज्यादा डालकर लाती है। खुशी अपने हाथ को पकड़कर रोए जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था।
तभी नीलम ने रोती हुई खुशी के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और बोली, रो के किसको दिखा रही है? तेरे रोने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, समझी? जा जाकर काम कर। मनन ने नीलम को गुस्से से देखकर कहा, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है माँ, और आज से अगर आपने खुशी के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वो करूंगा जो आप सोच भी नहीं सकती। मनन खुशी को वहां से लेकर जाने लगा तो नीलम ने कहा, मनन, तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है? तू तो अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। मनन कुछ नहीं बोला, वो खुशी को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोला, सॉरी खुशी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मनन की ये परवाह उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। मनन की परवाह ने खुशी को उसके एकलौते साथी को उससे दूर कर दिया था। हाँ, विश्वास और नीलम ने मनन को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दिया, ताकि वो खुशी के करीब ना रह सके और ना ही उनके रास्ते में आ सके। मनन चला गया, अब खुशी अकेली रह गई थी। विश्वास, नीलम और रीमा तीनों एक जैसे थे। रीमा अपने माँ के सिखाए रास्ते पर चल रही थी, वो भी खुशी को सिर्फ एक नौकर ही समझती थी, उससे अपने सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल का काम भी खुशी से ही करवाती। खुशी अब 12 के एग्जाम दे चुकी थी और वो पास भी हो चुकी थी। खुशी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वक्त न मिल पाने से वो ज्यादा नंबर नहीं ला सकी। स्कूल से आकर वो घर के कामों में लग जाती और रात 10 बजे बाद पहले रीमा का काम करती, उसके बाद खुद का। सुबह फिर से काम करना पड़ता था, इसी वजह से वो पिछड़ गई। लेकिन फिर भी उसे जिंदगी से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की डायरी जो वो हर वक्त अपने पास रखती थी, जिसमें वो जिंदगी की बहुत सी बातें पढ़ती थी जो जय ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। खुशी अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर ही संघर्ष कर रही थी। जय की डायरी की चंद बातें जो उसके जेहन में चलती रहती थी, जिंदगी बहुत अनमोल है, यूं मानो खुशी, संघर्ष ही जिंदगी है, कभी संघर्ष से घबराना मत। यही वजह थी कि वो कभी हताश नहीं हुई, जब भी हताश होती अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ जाती और हर अगले पन्ने पर उसे उत्साह मिलता था। खुशी अब 17 साल की हो गई थी, वो कॉलेज के दौर में आ गई, लेकिन नीलम ने साफ मना कर दिया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रहकर काम करेगी और रीमा कॉलेज जाएगी। लेकिन खुशी कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए उसने नीलम से कहा, चाची जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं सारे काम करके जाया करूंगी, आप प्लीज मुझे कॉलेज जाने दें। लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया तो खुशी अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो जी भरकर रोई और अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ गई। आज के पन्ने पर लिखा था, बेटा, जब कभी तुम्हारे मन का ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे आराध्य के मन का होने वाला है, इसलिए कभी ऐसा हो तो वो होने देना जो हो रहा हो। खुशी ने डायरी को बंद किया और उस पर अपना सिर रखकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसे नीलम की आवाज सुनाई दी, ओ महारानी, चल उठ जा, कपड़े धोने हैं, सुलाने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। खुशी उठी और डायरी को एक और रखकर नीलम को बिना देखे ही बाहर जाने लगी तो नीलम ने उसे रुकने के लिए कहा। खुशी रुक गई तो नीलम उसके पास आई और खुशी का जबड़ा पकड़कर बोली, ये जो तेरा ना देखने का नाटक है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला, ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? खुशी ने नीलम को आज पहली बार ऐसा करते देखा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो नीलम ने उसके मुंह को भींचते हुए कहा, खबरदार, जो एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसे छोड़कर दूर कर दिया और बोली, जाकर कपड़े धो। खुशी बाथरूम में आकर कपड़े धोने लगी, आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे और वो कपड़े धोए जा रही थी। उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी, जिससे वो और ज्यादा रोने लगी। कभी वो रुक जाती तो फिर लग जाती। उसने कपड़े धोए तब तक शाम हो चुकी थी। अब नीलम ने आदेश दिया कि खाना बना ले तो खुशी किचन में चली आई। उसके आते ही रीमा बोली, सुन, मेरे लिए कॉफी बना दे अभी। खुशी ने धीरे से कहा, मुझे खाना बनाना है। तभी रीमा ने उसे घूर कर देखा और कुटिलता से मुस्कुराकर बोली, पहले तो तू कॉफी ही बनाएगी। तभी रीमा जोर से बोल पड़ी, मम्मा, खुशी मेरे लिए कॉफी नहीं बना रही। नीलम दंदनाती हुई किचन में आई और खुशी के बाल पकड़कर बोली, जब वो कह रही है कॉफी पीनी है तो बना क्यों नहीं रही? खुशी ने फिर कहा, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलम ने खुशी के बालों को छोड़ दिया और उसके एक जोरदार तमाचा रख दिया, जिससे कमजोर खुशी एक और गिर गई। उसे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि नीलम उस पर हाथ भी उठा सकती है। खुशी के आंसुओं का सैलाब एक बार फिर हाजिर था। खुशी अब कॉफी बना रही थी। नीलम और रीमा दोनों बाहर सोफे पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। खुशी ने कॉफी बनाई और रीमा को ले जाकर दे दी। खुशी वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रीमा ने कहा, रुक। खुशी रुक गई तो रीमा ने एक सिप लिया और मुंह बनाकर बोली, ये कॉफी बनाई है, इतनी कड़वी, सारा मुंह कड़वा कर दिया। खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अच्छी ही बनाई थी, ये कड़वी पता नहीं कैसे। खुशी पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाई थी कि रीमा ने कॉफी का कप खुशी के हाथ पर उंडेल दिया, जिससे खुशी जोर से चिल्ला पड़ी। तभी नीलम बोली, अब कड़वी कॉफी बनाई है तो सजा तो मिलेगी ही। खुशी ने अपने जले हुए हाथ को देखा और रूम की ओर भागी। तभी नीलम ने उसे रोक दिया और डांटती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, आधे घंटे में मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी? खुशी पूरी तरह कांप रही थी। एक तो वो पहले ही कमजोर थी, ऊपर से सारे दिन काम और फिर जलने का दर्द, ये सब वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर उसके आंसुओं का सैलाब टूटा और वो रोती हुई किचन में चली गई। उसके जाते ही नीलम ने रीमा की ओर आई विंक करके कहा, क्या एक्टिंग की है मेरी बेटी ने? रीमा ने अपनी टी शर्ट के कॉलर को पकड़कर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ? वैसे मम्मा, कॉफी मस्त थी, मन तो कर रहा था पी जाऊं, लेकिन फिर मजा कैसे ले पाते हम? नीलम मुस्कुरा दी। खुशी ने सबके लिए जले हुए हाथ से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर उस पर दवा लगा ली। भूख तो उसकी मर ही चुकी थी, इसलिए उसने रूम को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आ ही ना सके और बैठ गई अपनी एकमात्र सहारा डायरी को लेकर, जिसमें लिखा था, जानता हूँ मेरी जान, बहुत मुसीबत में हो तुम, यकीन मानो अगर मेरा आना मुकम्मल होता मैं आज तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत ना हारना, लड़ना, तू सबसे लड़ना, एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत ना हारना मेरी जान। खुशी ने डायरी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, आपको पता था क्या कि मेरे साथ ये सब होगा? अगर पता था तो मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले आते आप?
क्यों अकेला कर दिया आपने? खुशी बैठे बैठे वहीं सो गई। उसकी नींद तब टूटी जब किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। खुशी ने टाइम देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। वो उठी और दरवाजा खोला तो सामने नीलम उसे गुस्से से घूरती हुई दिखाई दी। खुशी घबरा गई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि नीलम अब कुछ भी कर सकती है। और आज तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद करने की हिम्मत की थी, इसलिए अब तो उसे डबल सजा मिलने वाली है। इसलिए खुशी घबराते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि नीलम बड़े प्यार से बोली, उठ गई मेरी राजकुमारी। देखो, तुमसे कौन मिलने आया है। खुशी नीलम के बदले हुए रूप से हैरान थी। उसने झुककर देखा तो काला कोट पहने एक आदमी खड़ा खुशी को देख रहा था। आदमी को देख खुशी और ज्यादा घबरा गई। उसने नीलम की ओर मासूमियत भरी नजरों से देखकर कहा, ये कौन? तभी आदमी बोला, मैं देखने आया हूँ कि आपके चाचा चाची आपको ठीक से रखते हैं कि नहीं। मैं आपके पापा का वकील हूँ। वसीयत में जो लिखा है उसी का आदेश फॉलो करने आया हूँ। खुशी का मन किया कि उस अनजान आदमी से लिफ्ट कर रोए और बता दे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन इस छल कपट से भरी दुनिया पर वो एक बार के लिए भी एतबार नहीं कर सकती। उसके चाचा चाची कम से कम अपने तो हैं। वो अनजान आदमी ना जाने क्या इरादा लिए बैठा हो। खुशी अपनी ही सोच में गुम थी कि आदमी ने कहा, ये आपके हाथ पर क्या हुआ? खुशी कुछ बोलने को हुई तभी नीलम बोली, ये तो कॉफी गिर गई थी। पीते हुए ध्यान तो रखती नहीं है, हाथ पर ही गिरा ली। ये कहकर नीलम हंसने लगी। खुशी नीलम की चालाकी पर हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आदमी नीलम को शक की नजरों से देखते हुए आगे बोला, ये पहली बार था। मैं हफ्ते में एक दिन इनसे मिलने आऊंगा और कभी भी आ सकता हूँ। अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं आप पर केस भी दर्ज करवा सकता हूँ। क्योंकि जय साहब के जाने के बाद विश्वास जी को जो कंपनी मिली है वो इन्हीं के कारण मिली है कि अभी ये आपके साथ रह रही हैं। जिस दिन ये 18 साल की हो जाएंगी, ये सब कुछ इनका हो जाएगा। और अगर इन्होंने आपकी कोई शिकायत की तो ये जो ऐशो आराम आप ले रहे हैं सब खत्म। समझ गई आप? आदमी ने खुशी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर चला गया। उसके जाते ही नीलम गुस्से में बोली, खड़ी क्या है? जाकर नाश्ता बना, रीमा को कॉलेज भी जाना है। नीलम कहकर चली गई तो खुशी फिर हैरान रह गई। अब रोज खुशी को कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन हाँ, अब उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती थी क्योंकि वकील 10-15 दिनों में उसे देखने आता था और खुशी की सलामती देखकर वापस चला जाता था। एक रोज खुशी ने फिर से अपने पापा की डायरी खोली जिसमें उन्होंने लिखा था, आभास हो गया है मुझे किसी अनहोनी का, इसलिए अब मैं बता दूं मेरी जान को कि कभी अपने आप को अकेली मत समझना। एक शहजादा है जो आएगा तेरे लिए, बस तू इंतजार करना मेरी जान, हो सके तो मेरे लिए। खुशी आज छत पर बैठी डायरी को अपने सीने से लगाई हुई थी। तभी रीमा उसके पीछे चुपके से आई और झट से डायरी को छीनकर उसे पढ़ने लगी। खुशी ने देखा तो उसने डायरी वापस छीनते हुए कहा, रीमा डायरी वापस करो। रीमा ने पन्ने पलटते हुए कहा, ओ हो पर्सनल डायरी, जरूर इसमें हमें गाली देती होगी तू, है ना? देखने दे मुझे क्या लिखती है। रीमा ने कुछ 2-4 लाइनें पढ़ी तो खुशी रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी डायरी दे दे रीमा, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रीमा ने मुंह को गोल करके ओ कहते हुए 2-4 पन्ने पलटने लगी, फिर डायरी को बंद करके बोली, लेकिन अब तो ये मेरे पास है और अब तू इसे नहीं ले सकती। ये कहकर रीमा ने डायरी को नीचे फेंक दिया। जब डायरी को रीमा ने फेंका तो खुशी को लगा मानो किसी ने उसका दिल निकाल कर फेंक दिया हो। डायरी को दूर जाता देख खुशी अधमरी हालत हो गई। तभी उसे गुस्सा भी आया और उसने रीमा को एक थप्पड़ लगाकर बोली, जज्बात नाम की कोई चीज भरी है कि नहीं तेरी माँ ने तुझमें? खुशी से थप्पड़ खाने के बाद रीमा को भी गुस्सा आया। उसने कहा, तूने मुझे मारा? मुझे? रीमा ने खुशी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया कि खुशी डायरी को लेने के लिए सीढ़ियों की ओर भागी, जिससे रीमा का बार खाली चला गया। तभी खुशी ने जाते हुए उसको धक्का दे दिया। रीमा का सिर दीवार से जा टकराया। खुशी दौड़कर नीचे आ गई, लेकिन जब उसने डायरी को देखा तो उसकी जान निकल गई। क्योंकि डायरी पानी से भरे एक हौज में आकर गिरी थी और वो पूरी तरह भीग गई। खुशी डायरी को लेने के लिए हौज में कूद गई और हल्के हाथों से उसे पकड़कर बाहर लेकर आई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, उसके सभी पन्ने भीगकर एक दूसरे से चिपक गए थे। खुशी ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और चिल्लाकर आसमान को देखकर बोली, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? इधर रीमा अपने सिर को पकड़कर नीचे आई और नीलम के कमरे की ओर बढ़ गई। रजत ने जब ये सुना तो उसे खुशी के साथ अपना रवैया याद आया। उसने भी तो खुशी का दिल दुखाया था, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने बोलना जारी रखा, जब रीमा के सिर पर चोट लगी तो वो अपनी माँ नीलम के कमरे में आ गई, जहाँ नीलम फोन में लगी थी। जब उसने रीमा से सुना कि खुशी ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बाहर आ गई और खुशी का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगी। इधर खुशी अपनी गीली हुई डायरी को सीने लगाए बैठी थी और रोए जा रही थी। डायरी के पन्नों पर पानी आने से उस पर लिखे सभी अक्षर धुंधले हो गए, जिन्हें पढ़ पाया नामुमकिन सा हो गया था। खुशी बुत बनकर बैठी रही। जब नीलम ने खुशी को सारे घर में देख लिया और वो नहीं मिली तो नीलम बाहर आई। उसे खुशी दिखी तो नीलम बिना सोचे समझे ही खुशी को पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। खुशी अपने पिता की आखिरी याद को खो देने के गम में थी, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। अक्सर जब हम किसी जान से प्यारी चीज को खो देते हैं तो हम अंदर से ये चाहते हैं कि हमें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन को सुकून मिल जाए। खुशी भी यही चाहती थी कि उसे सजा मिले और वो सजा उसे नीलम दे रही थी। खुशी ने एक भी आह नहीं निकाली, जिसे नीलम सहन नहीं कर पाई तो उसने खुशी के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने भी डायरी को कसकर पकड़ लिया और लाल जलती आंखों से नीलम को देखने लगी। खुशी की आंखों को देखकर एक पल के लिए नीलम डर गई, लेकिन उसने डर को जाहिर नहीं किया और डबल रॉब के साथ बोली, अच्छा अब तू मुझे आंख दिखाएगी, तेरी तो आज खैर नहीं है। नीलम ने जबरदस्ती डायरी ली और उसे फिर से पानी में फेंक कर बोली, अब कर क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? मारना। खुशी ने जब डायरी को वापस पानी में देखा तो जो उम्मीद उसे थी वो भी खत्म हो गई। खुशी की सहन शक्ति खत्म हो गई। वो नीलम से बहस भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कभी नीलम के सामने जबान खोली ही नहीं थी। आज भी उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए खुशी ने सिर झुकाया और वहां से चली गई। नीलम ने खुशी को जाते हुए देखा और टेढ़ी मुस्कुराकर खुद से बोली, मुझे आंखें दिखाती है, अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। खुशी अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई और तब तक रोती रही जब तक कि उसके अंदर की आत्मा मर नहीं गई।
आज वो आधी मर चुकी थी, क्योंकि आज तक वो अपने पिता की आखिरी निशानी को ही अपने पिता के साथ रहने को महसूस कर लेती थी, लेकिन आज वो भी उससे दूर गई। खुशी बीमार हो गई जिसकी परवाह किसी को नहीं थी, लेकिन उसी वक्त मनन आ गया और उसने उसे संभाल लिया। साथ ही घर पर एक काम वाली रख ली जिसका नाम रोशनी था। साथ ही मनन ने हिदायत दी कि अब अगर खुशी को किसी ने कुछ कहा तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए नीलम मनन के आगे कुछ बोल नहीं पाई। मनन चला गया, वक्त बीता और वक्त के साथ खुशी बिल्कुल खामोश हो गई। खुशी अब किसी से भी कोई बात नहीं करती। मनन भी आता तो भी खुशी उससे कोई बातचीत नहीं करती थी। वो घर का कुछ काम करती और अपने कमरे में आकर बैठ जाती। विश्वास खुशी के पिता की कंपनी को संभाल नहीं पाया। उसने जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया और कंपनी को अपने नाम करवा लिया। अब खुशी के नाम पर कुछ पैसे और एक घर था जो नीलम ने जबरदस्ती खुशी से साइन करवाकर उन्हें अपने नाम कर लिया। जो वकील खुशी के लिए आता था अब वो भी बदल चुका था, वो भी अब विश्वास की ओर मिल चुका था। कुछ वक्त और बीता और फिर नीलम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने खुशी को बेचने के लिए विश्वास से बात की, लेकिन विश्वास को ये मंजूर नहीं था। खुशी उसके भाई की बेटी थी, वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन नीलम आज भी खुशी से बदला लेने को आतुर थी। इसलिए एक दिन जब विश्वास घर नहीं था तो उसने किसी को फोन करके घर बुला लिया। खुशी अपने कमरे में चेयर पर खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस वक्त रोशनी खुशी के पास आया करती थी, इसलिए खुशी ने दरवाजा खोला तो सामने नीलम को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी नीलम के पीछे से एक आदमी खुशी के सामने आया तो खुशी ने नीलम को सवालिया नजरों से देखा, जिस पर नीलम ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदमी ने खुशी को देखकर कहा, हम है तो खूबसूरत, लेकिन ये कमजोर ज्यादा है और कमजोर लड़कियों को पसंद कम किया जाता है। नीलम ने आदमी की ओर मुड़कर कहा, तो कम पैसे दे देना, लेकिन अभी इसको यहाँ से लेकर जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। खुशी ने जब ये सुना तो उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से बंद करके दरवाजे से सटकर बैठ गई। उसका मन किया कि अभी वो पंखे से लटक जाए। यही सोचकर वो आगे बढ़ गई और एक दुपट्टा लेकर उसे पंखे से बांधने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। खुशी ने दुपट्टे को एक ओर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं बैठ गई और अपने पिता की कही बात को दोहराने लगी, जब मन करे तो लेना, जब मन करे सो लेना, लेकिन जब मरने का मन करे तो थोड़ा सोच लेना, मरने से क्या सब सही हो जाएगा। तुम्हें लड़ना है इस दुनिया से, इंतजार करना है उसका, एक दिन वो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, बस तुम इंतजार करना। खुशी ने खुद से कहा, मैं कब तक इंतजार करूँ और किसका इंतजार करूँ, कोई नहीं आएगा मेरे लिए। आज खुशी रुक गई, लेकिन कल का दिन फिर उसे मर मर कर गुजारना था। रोशनी आई और उसने दरवाजा खटखटाया तो खुशी डर से कांपने लगी। जब रोशनी ने बाहर से आवाज लगाई तब खुशी ने दरवाजा खोला और रोशनी के गले लिपट कर जोर जोर से रोई। रोशनी के अलावा था ही कौन जिससे वो बात पर पाती। खुशी ने रोशनी को सब बात बताई तो रोशनी ने कहा कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रोशनी ने खुशी को सांत्वना दी और चली गई। अगले दिन रोशनी नहीं आई तो घर के सारे काम खुशी को करने थे। खुशी किचन में खाना बना ही रही थी कि नीलम का भाई जो यहाँ आया हुआ था उसने खुशी को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो, यहाँ कभी दिखी नहीं पहले। खुशी कुछ नहीं बोली। नीलम दरवाजे पर अपने हाथों को बांध कर खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, ये इस घर की महारानी है, आज काम वाली नहीं आई इसलिए खाना बनाने आई है, फिर अपने रूम में चली जाएगी। खुशी अब भी कुछ नहीं बोली तो नीलम वहां से चली गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। खुशी ने खाना बनाकर रख दिया और अपना खाना लेकर रूम की ओर जा ही रही थी कि नीलम का भाई नवीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। खुशी ने उसे घूर कर देखा और साइड से अपने कमरे में चली गई। नवीन भी पीछे पीछे आया और जब खुशी ने दरवाजा बंद करना चाहा तो नवीन ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। खुशी ने दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन नवीन ने उसे पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। काफी देर बाद वो कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर बेशर्मों वाली हंसी थी। रोशनी ये कहकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। रजत की आंखों में खून उतर आया था। उसने नीलम को खा जाने वाली नजरों से देखा तो नीलम डर के मारे कांपने लगी। रोशनी आगे बोली, उस दिन मेरे पति की मौत हो गई थी इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आ पाई। एक दिन जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब मैं आई थी। मैं खुशी दीदी से भी मिली थी, वो अब बस जिंदा लाश थी। उनके मुरझाए चेहरे और उस पर चोट के निशान देखकर मैं समझ गई थी कि इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। मैं 2 दिन बाद फिर से आई भी थी, लेकिन जब आई तो पता चला कि इनकी शादी कर दी है। इसलिए मैं तब से यही हूँ ताकि जब भी आप यहाँ आए तो बता सकूं कि इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ। विश्वास ने जब सुना तो वो हैरानी से नीलम को देखने लगा, वहीं मनन बुद्ध बनकर बैठा रह गया। रीमा को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अपनी माँ के साथ हर काम में शामिल थी। रजत उठा और नीलम के पास आया। नीलम डर से कांप रही थी। रजत ने नीलम के बालों को बेरहमी से पकड़ा और गुस्से से बोला, दुआ कर खुशी मिल जाए, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाला हूँ। रजत ने नीलम को एक और धकेलकर अपने आदमियों से कहा, ले चलो इन सबको, इस लड़के को छोड़ दो यहाँ पर, बाकी सबको लेकर चलो। आदमियों ने सबको जबरदस्ती पकड़ लिया तो रोशनी बोली, साहब मेरी छोटी बच्ची है, वो अकेली कहाँ रहेगी, मैं नहीं चल सकती साहब। रजत आगे चलते हुए बोला, उसको भी लेकर चलो। रोशनी अंदर गई और अपनी बेटी को लेकर आ गई। रजत ने एक फोन कॉल किया और बोला, पूरे शहर को छान मारो, मैसेज खुशी रजत सिंघानिया मिल जानी चाहिए कल सुबह तक। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रजत ने फोन रख दिया। रजत सबको अपने घर लेकर आ गया और अपने नौकरों से कहा, आज से तुम सब कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ, तुम सबकी सैलरी तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। यहाँ ये लोग बिना सैलरी के काम करेंगे आज से। सब रजत को हैरानी से देखने लगे तो रजत आगे बोला, और जॉली तुम और रोशनी मिलकर दादाजी का ध्यान रखोगे, जल्दी ही खुशी भी आ जाएगी, फिर वो तुम सबको काम बता देंगी। सबने हामी भरी और अपने अपने काम में लग गए। रजत अपने कमरे में आया तो उसे रह रहकर खुशी की याद आने लगी। कुछ ही वक्त में खुशी की इतनी यादें बन गई कि रजत के लिए यहाँ खुशी के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो छत पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ भी उसे खुशी की याद आई तो उसने खुद से कहा,
कहाँ जाऊँ तुमसे दूर, तुम बस गई हो मुझ में यूं। काश मैं समझ पाता तुमको, तो आज होता ना यूं मजबूर। रजत ने गाड़ी उठाई और चल पड़ा सड़कों पर अपनी खुशी को ढूंढने। बहुत दिन हो गए ना। सॉरी, हाँ जानती हूँ सॉरी बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कुछ है भी नहीं। बस जिंदगी में थोड़ी अकेलेपन में चली गई थी। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों नहीं लिखा। सबसे अलग सी हो गई हूँ। गाँव की छोरी शहर में आकर एक कमरे में सिमट कर रह गई है, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। यहाँ कोई अपना नहीं है। खैर मेरी राम कहानी बाद में, अभी बता दूं, पहले इस कहानी को लिख देती हूँ, क्योंकि ये कहानी ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं और जो चल रही हैं उनको अभी और आराम करने देती हूँ, क्योंकि एक ही लिख सकती हूँ, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। कोशिश करूंगी अब बीच में इसे ना छोड़ूं, पाठ रोज मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे, लगभग 1000 या 1200 शब्दों के। तो चलते हैं खुशी को ढूंढने। रजत ने खुशी के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन अब खुशी उसके पास नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि खुशी आखिर गई कहाँ। आज पूरे 2 दिन हो गए थे खुशी को ढूंढते हुए, लेकिन खुशी किसी को नहीं मिली। रजत ने अपने आदमियों को पूरे शहर और आसपास के शहरों में देखने के लिए कहा और जगह जगह खुशी के पोस्टर लगवा दिए ताकि खुशी जल्दी से मिल जाए, लेकिन किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। रजत अपने ऑफिस में बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे एक फोन आया। रजत ने बेमन से फोन उठाया और उदास सी आवाज में हेलो बोला। तभी सामने से किसी ने कहा, हेलो, ये खुशी सिंघानिया के घर से बोल रहे हैं। खुशी का नाम सुनते ही रजत के चेहरे पर चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं खुशी का पति बोल रहा हूँ। क्या वो आप जानते हैं वो कहाँ है? रजत सामने वाले इंसान को बोलने का मौका दिए बिना ही बोले जा रहा था तो सामने वाला शख्स बोला, अरे भाई, सांस तो ले लो और मुझे भी बोलने का मौका दो। रजत अब चुप होकर उसके बोलने का इंतजार करने लगा तो आदमी बोला, इस लड़की को मैंने 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर देखा था। इसके साथ एक पतला सा लड़का भी था। रजत, लड़का? कौन लड़का? कैसा दिखता था? आदमी बोला, तो है पतला सा था, ज्यादा हाइट भी नहीं थी। दिखने में वो दोनों बहन भाई जैसे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे थे। मेरा ध्यान उन पर इसलिए गया क्योंकि उस लड़की ने मेरी बेटी को संभाला था। रजत, कहाँ? कौन सी जगह? मेरा मतलब कहाँ की ट्रेन में बैठे थे वो लोग? आदमी, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन इतना ध्यान है कि लड़का उस लड़की को बोल रहा था कि वो ध्यान से जाए और उस लड़की को छोटा सा फोन देकर बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे फोन कर दे। लड़का उसके साथ नहीं गया था शायद। रजत, अच्छा, फिर आगे खुशी कहाँ गई? आदमी हंसते हुए बोला, लगता है पत्नी के चले जाने का असर आपके दिमाग पर हुआ है। आगे मैं कुछ नहीं जानता भाई साहब, जितना जानता था बता दिया। ये कहकर आदमी ने फोन कट कर दिया तो रजत ने फोन को टेबल पर रखा और कुछ सोचने लगा। फिर जल्दी से फोन उठाया और नंबर डायल करके बोला, रेलवे स्टेशन के कमरे चेक करो, 2 दिन पहले के, अभी जाओ। रजत ने फोन रखा दिया। लगभग 10 मिनट बाद उसका फोन बजा तो रजत ने फोन पिक किया। सामने से कहा, सर, पिछले 5 दिनों से कैमरे बंद हैं। बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो अभी तक सुधारी नहीं गई है। रजत ने बिना कुछ कहे ही फोन को दीवार पर जोर से दे मारा। तभी जॉली खाना लेकर अंदर आया तो बिना कुछ बोले ही फोन के टुकड़ों को उठाने में लग गया और जब उसने उन्हें उठा लिया तो रजत के पास आकर सिर झुकाकर बोला, सर, इन 2 दिनों में आपका ये 18वां फोन है जिसको आपने तोड़ दिया। फोन तोड़ने से क्या मेम साहिबा मिल जाएंगी? रजत कुछ नहीं बोला, वो उठा और केबिन के बाहर चला गया। जॉली ने अपने कंधे उचकाए और वहां से चला गया। इधर रजत टेरेस पर आकर लाचार भाव से एक जगह देखते हुए बोला, धिक्कार है तुझ पर रजत सिंघानिया, तू अपनी खुशी को नहीं ढूंढ सकता, डॉट डॉट, तू किसी काबिल नहीं है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तभी रजत को खुशी का वो सुसाइड की कोशिश करना याद आया और वो वहीं बैठ गया। नहीं खुशी, मैं मरूंगा नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें ढूंढूंगा। इन 2 दिनों में मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि अब मेरी मंजिल भी तुम बन गई हो और अब सुकून भी तुमसे मिलकर ही मिलेगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा। बार फिर रजत ने अपने आप को मजबूत किया और वहीं से घर के लिए निकल गया। जयपुर शहर से दूर, बहुत दूर, एक वीरान सी जगह जहाँ पहाड़ी से लगकर एक रास्ता जाता है, रास्ते के एक और कच्ची सड़क जाती है। कच्ची सड़क के एक और कुछ झाड़ियों को बाद खेत हैं और दूसरी ओर एक जोहड़ है जो कि सूखा पड़ा है। भरी दोपहरी में जलाने वाली धूप है। कच्ची सड़क कुछ दूर जाकर 2 घरों पर खत्म हो जाती है। घर भी बहुत पुराने और बंजर से दिखाई पड़ रहे हैं। सामने से ये घर बहुत सीमित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलने पर बहुत लंबे क्षेत्र तक फैले हैं। इन्हीं घरों में से एक घर की छत के एक कमरे के बाहर बने बरामदे की मेड़ पर एक लड़की शांत बैठी हुई है, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। वो एकटक दूर तक फैले खेतों को निहार रही है और ये लड़की है खुशी। खुशी अपने अकेलेपन में बैठी अपने आप में खोई हुई थी। तभी एक बुजुर्ग औरत छत पर कमरे के साइड में बनी रसोई से बाहर आई और खुशी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, के सोच रीसा बेटी? खुशी मेड़ से उतर गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। बुजुर्ग औरत, अच्छो, आजा तो रोटी खा ले। बुजुर्ग औरत अंदर जाते हुए बोली थी। खुशी उनके पीछे पीछे चली गई। खुशी किचन में आ गई तो बुजुर्ग औरत ने खुशी को एक थाली पकड़ा कर कहा, जा, तेरा बाबा ना दे आ। खुशी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो बुजुर्ग औरत आगे बोली, अरे नीचे बैठक में तेरो बाबो बैठो सना। उन्हें दिया रोटी। खुशी को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि नीचे कोई इंसान बैठा है, उसे ये प्लेट वाला खाना देकर आना है। इसलिए खुशी हाँ में गर्दन हिलाते हुए चली गई। खुशी रजत से इतनी दूर चली गई कि रजत सोच भी नहीं सकता था। खुशी के साथ कौन लड़का था इसका पता अभी तक रजत नहीं लगा पाया था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। रजत अपने दादाजी के पास बैठा था। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो दादाजी से बोला, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है दादाजी। मुझे खुशी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि कब कैसे मुझे ये हुआ, लेकिन बस हो गया। अब मेरी तलब बन गई है वो, और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं बेचैन ही रहूंगा। रजत के दादाजी ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जिन्हें देखकर रजत घबरा गया और उनके आंसुओं को पोंछने लगा। रजत डरते हुए बोला, दादू, आप रो क्यों रहे हैं? आप जानते हैं ना, आप ही मेरी कमजोरी हैं। जब आप ऐसे रोते हैं तो मैं टूट जाता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। राजवीर जी ने अपनी आंखों को बंद किया और सुकून की सांस लेकर रजत को प्यार से देखने लगे।
तो रजत हैरानी से बोला, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजवीर जी ने मन ही मन कहा, मैं सोच रहा हूँ बेटा कि मैंने सुना था जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, आज देख भी लिया। रजत आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे दरवाजे से कुछ गिरने की आवाज आई। रजत और राजवीर जी दोनों की नजरें उस ओर गई तो पाया खुशी के चाचा विश्वास दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। उसकी नजरें राजवीर जी पर थी और विश्वास उन्हें देखकर डर रहा था मानो उसने भूत देख लिया हो। रजत ने जब विश्वास को यहाँ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विश्वास पर रजत की बातों का कोई असर नहीं था, वो तो बस राजवीर जी को देख रहा था। विश्वास उल्टे पैर हो लिया तो रजत भी कुछ सोच में पड़ गया। रजत उठा और विश्वास के पीछे पीछे चला आया। इधर विश्वास जल्दी से नीलम के पास आकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, वो बुढ़ा अभी जिंदा है। नीलम जो गंदी सी साड़ी पहनी थी और बर्तन साफ कर रही थी, उसने बर्तन पर साबुन रगड़ते हुए कहा, कौन सा बुढ़ा? अब कौन से पाप आगे आने वाले हैं तुम्हारे? विश्वास ने नीलम की बाजू को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे हर काम में तुम बराबर की भागीदार हो समझी। नीलम ने विश्वास का हाथ झटक दिया लेकिन वो कुछ बोली नहीं। नीलम फिर से बर्तन साफ करने में लग गई। तभी रीमा बाहर से दंदनाती हुई आई और कुछ कपड़े अपने पापा विश्वास पर फेंकते हुए बोली, मुझसे ये काम धाम नहीं होता है, मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। आप लोगों के पापों की सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ? विश्वास ने कपड़े हाथ में लिए और बाहर जाने लगा। तभी उसे दरवाजे में रजत खड़ा दिखाई दिया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था और वो गुस्से से उन तीनों को घूर रहा था। रजत के गुस्से को देखकर रीमा ने विश्वास के हाथ से कपड़े ले लिए और बनावटी हंसी हंसकर बोली, मैं बस धोने जा ही रही थी। रीमा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई तो रजत विश्वास के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। रजत कुछ कहता उससे पहले ही विश्वास बोल पड़ा, वो मैं बस देखना चाहता था कि आपके यहाँ कौन बीमार है, इसलिए खाना लेकर गया था, लेकिन आपको देखकर मैं घबरा गया और प्लेट गिर गई, मैं अभी साफ कर देता हूँ। विश्वास रजत से नजरें चुरा कर चला गया तो नीलम भी वहाँ से जा चुकी थी। रजत ने लंबी सांस ली और बोला, खुशी कहाँ हो तुम? राजस्थान के खैरथल जिले के एक छोटे से गाँव के एक छोटे से घर में। अरे तेरी माँ भी सना, मेहमान सी काम करावे सा। एक बुजुर्ग ने खुशी के हाथ में प्लेट देखकर कहा, नहीं दादाजी, ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बुजुर्ग ने पहले तो हैरानी से खुशी को देखा, फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर बोले, अच्छो तो बैठ जाओ रे, अकेली क्यों रहवासा? खुशी कुछ नहीं बोली तो बुजुर्ग ने किसी को आवाज लगाई, गौरी, ये गौरी। तभी दूसरी ओर बने कमरे से खुशी की हम उम्र लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ के? बुजुर्ग ने खुशी की ओर इशारा करके कहा, इस छोरी न ले जा तेरे साथ, को मन लगा जा। गौरी ने खुशी की ओर देखकर कहा, पर जमुना तो मना करो सा, कोई फालतू ना बोलेगो। जमुना ने मना किया है कि इसको कोई परेशान ना करें। खुशी एक बार गौरी को तो एक बार बुजुर्ग को देख रही थी। तभी बुजुर्ग बोले, मैं तने कह दियो तो जमुना के करेगो? मैंने कह दिया है तो जमुना क्या करेगा? गौरी ने खुशी की कलाई पकड़कर कहा, ठीक सर, आजा जी जी। खुशी गौरी के साथ साथ चल पड़ी। गौरी उसे एक बड़े से कमरे में लेकर आ गई जहाँ पहले से ही दो लड़के लेटे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कमरे में दो बड़ी बड़ी खटिया और साइड में पुराने जमाने के सोफे रखे थे। गौरी ने खुशी को खटिया पर बैठने का इशारा किया। जब लड़कों ने खुशी को देखा तो दोनों उठ गए। तभी गौरी बोल पड़ी, अरे चिमको मत, ये अपनी जीजी जैसी सा, जो जयपुर से आई सा। शर्माओ मत, ये अपनी बहन जैसी है जो जयपुर से आई है। खुशी वहाँ बैठ गई तो लड़के भी बैठ गए, लेकिन दोनों लड़के जो पहले जोर जोर से हंस रहे थे अब एकदम शांत थे। तो गौरी बोली, ए जीजी, ये दोनों शर्मिला घनासी, एक दो दिन में घुल मिल जावेंगा, फिर देखिए तो हंसा हंसा का पागल कर देवेंगा। दीदी ये दोनों बहुत शरारती हैं, अभी तो आपसे शर्मा रहे हैं, एक दो दिन में जब जान पहचान हो जाएगी तब आपको खूब हंसाएंगे। गौरी वहाँ से उठकर चली गई तो खुशी सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, फिर एक लड़का बोला, जीजी नाम के है? खुशी ने नजर उठाकर दोनों को देखा तो दोनों लड़के टकटकी लगाकर खुशी को ही देख रहे थे। तभी खुशी धीरे से बोली, खुशी। नाम सुनते ही दोनों लड़के हैरानी से बोले, तो फिर आपकी खुशी कहाँ है? अब खुशी हैरान होकर दोनों को देखने लगी। तभी दूसरा लड़का बोला, जीजी तेरी खुशी जठे भी होगी हम लेकर आवांगा। दीदी आपकी खुशी जहाँ कहीं भी होगी हम लेकर आएंगे। खुशी दोनों लड़कों को देखती ही रह गई। कहते हैं जब कोई इंसान हमारे साथ होता है तब हम उसकी कदर नहीं करते हैं, जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी मौजूदगी की एहसास होता है। जब वो हमारे पास नहीं होता है तब हम हर पल बेचैन, उदास और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते हम उन लोगों को, उन रिश्तों को संभाल ले तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। कुछ ऐसा ही रजत के साथ हुआ है। जब खुशी रजत के करीब थी तब उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। रजत ने अपने मतलब के लिए उससे शादी की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके जीने मरने की वजह बन जाएगी। रजत एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का लड़का है, वो अपने फायदे और मतलब के लिए किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बचपन से ही उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अब उसने खुशी को जाने अनजाने में बहुत ज्यादा दर्द दे दिया था, जिसका गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। रजत बाहर से बहुत खड़ूस और गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से वो बहुत मासूम और पाक दिल इंसान है। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता है जब खुशी के ना मिलने की खबर उसको दी जाती है। वक्त बीतता जा रहा है लेकिन रजत को खुशी का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे 25 दिन हो गए खुशी को गए हुए। इन दिनों में रजत बहुत कमजोर और ज्यादा गुस्से वाला हो गया है। वो अपने घर में काम करने वाले खुशी के चाचा चाची और दूसरे नौकरों पर छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता है। पहले सब रजत से डरते थे, लेकिन अब ये सब खौफजदा हैं और कोई भी रजत के सामने नहीं जाता है। रजत डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी जॉली ने उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांधकर और सिर को झुकाए हुए कहा, सर आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रजत के हाथ में चम्मच थी, उसने चम्मच को प्लेट में ही छोड़ दिया और जॉली को गुस्से से देखते हुए कहा, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। रजत उठकर जाते हुए बोला, कल से मेरे सामने मत आना। रजत चला गया तो जॉली उसे देखता ही रह गया। रजत अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और सिर को पीछे सीट से लगाकर मन ही मन बोला, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है मुझे? कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे अपने आप को बदलना होगा।
किसी के आने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी रजत के दिल में एक नामा आया, और खुशी का क्या। रजत ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, खुशी तुम जहाँ भी हो अब वापस मत आना। तुम्हारे लिए वापस आना बहुत बुरा हो सकता है। एक वक्त तक इंसान किसी का इंतजार करता है, और जब वो इंतजार नहीं कर पाता है तो उसका वो इंतजार गुस्से में बदल जाता है। रजत भी उन्हीं इंसानों में से था जो इंतजार करना जानता ही नहीं था। उसने कभी इंतजार किया ही नहीं। खुशी के लिए उसका प्यार अब गुस्से में बदल गया था। एक तरफ वो चाहता था कि खुशी उसके पास आ जाए, तो दूसरी तरफ वो कहता कि अगर वो अब उसके पास आई तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देगा। रजत अपने आप में ही सिमट रहा था, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर कहीं दफन कर दिया था। इधर खुशी इन दिनों में परिवार के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब वो बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। खुशी के नाम का अर्थ अब उस पर सटीक जंचने लगा था। खुशी आज दादा दादी गौरी, राम और श्याम के साथ बैठी थी। राम और श्याम गौरी के वही दोनों भाई थे जिनके सामने खुशी बोलने से कतरा रही थी। राम ने खुशी को देखते हुए कहा, और या हमारी खुशी जीजी उस दिन कितनी चुप थी ना, अब देख तो कह ना बोलन ही ना दे। राम की बात पर सब हंसने लगे तो खुशी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो उस दिन मैं नई नई थी ना, मैं जानती ही नहीं थी तुम दोनों शरारती बंदरों को। खुशी ने ये बोलकर गौरी से हाई फाई किया तो राम और श्याम दोनों एक साथ बोले, बंदर। और तू कैसा बांदरी, चिपकी हुई बांदरी। खुशी नासमझी से सबकी तरफ देखने लगी तो सब एक साथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी दादी जी बोली, अरे बेटा, बंदरी को मतलब बंदरिया हो वैसा। बंदरिया सुनते ही खुशी दोनों भुई उचकाकर बोली, अच्छा बंदरों अभी रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। खुशी और गौरी दोनों राम और श्याम के पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी जी बोली, अरे घूमता घूमता धानसा भी ले आयो, घूमते हुए ईंधन भी लेते आना। राम और श्याम आगे आगे और गौरी खुशी उनको पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। डॉट डॉट ये सब सड़क पर चले गए। आगे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था और दोनों लड़कों का ध्यान लड़कियों पर था। खुशी ने जब देखा तो घबरा गई और कांपने लगी। एक बार फिर अपनों को खो देने का डर उसमें आ गया। खुशी का ध्यान अब सामने से आ रहे ट्रक पर था। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो मुड़ गया, जिससे खुशी वहीं गिर पड़ी। जब राम और श्याम की नजर खुशी पर पड़ी तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए और उनका ध्यान ट्रक पर गया। दोनों लड़के एक साथ दूसरी ओर कूद गए। इधर गौरी खुशी के पास आ गई। खुशी की आंखें बंद हो गई, क्योंकि राम और श्याम के सामने आता हुआ ट्रक उसकी आंखों के सामने किसी अनहोनी की तरह मंडरा रहा था। गौरी खुशी के गाल को थपथपाते हुए बोली, खुशी आंखें खोल खुशी। खुशी ने हल्की सी आंखों को खोलकर देखा तो राम और श्याम को देखकर उसे चैन मिला। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ तो जोर जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। गौरी, राम और श्याम तीनों आंखों को फाड़कर उसे देखने लगे। हालांकि खुशी के आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन वो रो रही थी। राम ने एक भुई उचका कर कहा, तू रो रीसा, अक नाटक कर रीसा, तुम रो रही हो या नाटक कर रही हो। खुशी ने आंखों को बंद कर लिया और अपने पैर को पकड़कर बैठ गई। जब गौरी ने खुशी के पैर को देखा तो वो समझ गई कि खुशी के पैर में मोच आ गई है। उसने खुशी के पैर को पकड़ा। तभी खुशी जोर से कांप गई। खुशी की आंखें बंद थी, उसका पैर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तभी खुशी की आंखों के सामने रजत का चेहरा आ गया। खुशी ने झट अपनी आंखें खोली और जोर जोर से सांस लेने लगी। रजत का उसके जेहन में आना उसकी आंखों के आंसुओं को भी ले आया था। अब खुशी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे और वो बिल्कुल शांत हो गई।